कोई भी पेरेंट ऐसा कैसे कर सकता है कि अगर लड़का है तो उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, लड़की है तो उसको नहीं देंगे। जब लड़की होती है तो हम बोलते हैं लक्ष्मी हुई है, पर हम उस लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होने देते? ये मेरी लर्निंग है लाइफ से कि अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कुछ लैकिंग है, सो जस्ट वेट, अपने आप पे काम करते रहो, अपॉर्चुनिटी आएगी, कभी ना कभी तो आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। बी रेडी फॉर दैट टाइम। मैंने ना ऐसे लोगों को भी पिलाटीज कराया है जो जिम में जाके 120 केजीज का भी डेडलिफ्ट करते हैं। मैं अगर उनको साइड लेग रेजेस कराऊंगी उसमें उनकी हालत खराब हो जाती है। सो पिलाटीज इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट। अब कोई एक लड़की है, वो हार्मोनल इशू से डील कर रही है, उसके लिए वेट लॉस करना चैलेंजिंग होगा। उसको मेडिकेशन के साथ, डाइट के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है एक और नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसा गेस्ट है, ऐसा बोलेंगे कि हरियाणा के कंजर्वेटिव फैमिली से निकलकर किसी को पता नहीं होता कि वो उसकी जर्नी क्या होने वाली है, लेकिन जिस जिस तरह की सेटिंग है ना, जिस तरह का सेटअप है कि हरियाणा कंजर्वेटिव फैमिली, मारवाड़ी फैमिली, और उसके बावजूद जब हम ऐसी फैमिली में बड़े हो रहे होते हैं, एज हम एक लड़की हैं, तो हमको बहुत बंदिशों में बांध दिया जाता है। तो वो भी ऐसी बंदिशों में ही थी, पर कभी तो मौका मिलता है, कभी तो छलांग लगाने का मौका मिलता है। और जब उन्होंने छलांग लगाई तो शुरुआत शुरुआत जैसी भी हुई हो, लेकिन आज हमारे साथ है फिटनेस कोच, फेस योगा इंस्ट्रक्टर और पिलाटी इंस्ट्रक्टर शिल्पा कनोडिया। तो स्वागत है। मैं लेकिन ये जानना चाहता हूँ, आपका कभी मन करता है, आलस आलस आता है आपको कि अरे यार आज नहीं करते ये फिटनेस का काम कुछ? हर रोज़ आलस आता है, हाँ। पर मुझे ये पता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी अच्छी होती है, हाँ। तो हम जब मार्केट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो हम बोलते चलो एक SIP डाल देते हैं। हाँ। हम शायद 5 से 8 साल में या 10 साल में उसमें 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ट्रू। दैट इज़ द मैक्सिमम। पर जब हम इन्वेस्टमेंट फिटनेस में करते हैं, जब हम अपना टाइम और मनी एनर्जी जब हम फिटनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि उसका रिटर्न क्या होगा। 100, 200, 500%, कितना परसेंट वो आपको रिटर्न दे सकता है, ये आप उसको गौज ही नहीं कर सकते। राइट। तो जब मैं ये वाली बात को मैं बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, और वो चीज़ मुझे अपने लेजीनेस से हाँ। पुल करके बाहर ले आता है। जब पहला जैसे हम लोगों को ना हम लोग जिम वगैरह जाते हैं, हमको सुबह उठने में बड़ा ऐसा लगता है कि यार आज छुट्टी कर देते, कल चले जाएंगे, तो हमको वो कल वाला मोटिवेशन याद रहता है कि कल जाएंगे जिम। तो आप लोग, जब आपको ऐसा लगता है आज कल, क्योंकि अब तो नाउ यू आर मैरिड, अब आपके किड मतलब बच्चे भी हैं, तो फिर उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक हमको बैक ऑफ द माइंड ये रहता है ना कि यार इनका लंच बनाना है, इनको स्कूल भेजना है। इस एक्सक्यूज़ के चक्कर में हमारे काम ज़्यादा तो यही होता है, हमारी मॉम के साथ और जो वाइफ्स होती हैं उनके साथ यही होता है कि दूसरों को प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में वो अपनी प्रायोरिटीज़ को पीछे ढकेलना शुरू कर देते हैं। तो आपने फिर इस चैलेंज से कैसे आगे बढ़े कि यार? ओके, हेल्थ और फिटनेस एक्सरसाइजिंग नहीं है, हाँ। कंसिस्टेंसी है, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने की बात है। हाँ। हम कोई भी तरह का फिटनेस करते हैं, अगर जिम भी जाते हैं, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कंसिस्टेंट है। ओके। आपने एक मंथ में जाके 7 घंटे वर्कआउट किया, इट डजेंट मैटर, पर आपने हर दिन 20 से 30 मिनट निकाले अपने लिए वर्कआउट के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो वो जो आपकी बॉडी पे जो मैजिक करेगा ना, मैं उसको याद रखती हूँ। ओके। तो मैं बोलती हूँ कल का कल देखेंगे, आज देखेंगे। अगर मेरे पास 20 मिनट्स भी है तो मैं 20 मिनट्स वर्कआउट करूँगी। हाँ। कुछ तो करूँगी। वो अभी जैसे कि इसके बारे में पढ़ते पढ़ते मैंने देखा है कि जब मैं वर्कआउट करती हूँ मैं थोड़ी स्ट्रेस फ्री होती हूँ। राइट। मैं थोड़ी खुश होती हूँ क्योंकि बहुत ही हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं और मैं एक्टिव होती हूँ। जब से मैंने बहुत रेगुलर वर्कआउट करना चालू किया है, मेरे दिन इतने प्रोडक्टिव होते हैं। मैं पूरे दिन से लेकर रात तक काम करती रहती हूँ। जैसे कि आपने बोला कि आप मदर भी हैं। हाँ। मैं स्टूडियो ओनर भी हूँ, पिलाटीज एंड फेस योगा जो मेरा स्टूडियो है। हाँ। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो इनफैक्ट मुझे पता है कि अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो मुझे वो सारी चीज़ें करने के लिए एनर्जी मिल रही है, टाइम मिल रहा है।
तो मैं खुद को पुश करती हूँ कि चलो कल की कल देखेंगे, आज तो कर ही लेते हैं। ट्रू। फिर लेकिन अभी अब जैसे ठंड, आपके वहाँ मुंबई में वेदर कैसा रहता है, ठंड गर्मी आती हॉट है? एंड ह्यूमिड ऑल 12 मंथ्स, हमें हाँ। स्वेटर शॉल पहनना आता नहीं है। अगर ठंड होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम फुल स्लीव पहन हाँ। लेते हैं, दैट इज़ लाइक तो इनफ आपको, फॉर आप लोगों को अस। बारिश में आलस आता है, हम लोगों को ठंड में आलस आता है। हम ठंड में नहीं जाना चाहते, गर्मी में तो चलो गर्मी है, अब क्या ही कितनी देर पड़े रहेंगे बेड पे। देखिए, मैं महाराष्ट्र में मुंबई को बिलोंग करती हूँ, वहाँ के लोग आलस नहीं जानते हैं। मुंबई नेवर स्टॉप्स वाओ। वेदर इट इज़ रेनिंग। हाँ। कुछ टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसके नेक्स्ट डे भी ट्रू। आपको ट्रेन में लोग दिखेंगे अपने काम पे जाते हुए। तो मुंबई एक ऐसी सिटी है कि जिसको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है। राइट। पीपल डोंट स्टॉप वर्किंग, दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड दे बिलीव इन प्रोफेशनलिज्म एंड वर्किंग हार्ड फॉर देयर ट्रू। ड्रीम्स। ट्रू। तो अभी आपके घर में ऐसा, आपने ये फिटनेस का कीड़ा छोड़ दिया है? आपकी आपकी डॉटर्स लग चुके हैं फिटनेस पे, या वो क्या करते हैं फिटनेस के लिए, आप क्या करवाते हो उनसे? सो मेरी बड़ी वाली डॉटर बहुत स्पोर्ट्स खेलती है, और वो खुद भी मैट पिलाटीज सर्टिफाई कर चुकी है। और मेरी जो छोटी वाली बेटी है वो भरतनाट्यम करती है, और वो पिलाटीज रेगुलरली करती है। लाइक एवरी डे शी विल डू फॉर 15 to 20 minutes। सो ये मैंने उनमें एक अच्छी चीज़ देखी कि वो लोग वर्कआउट का एसेंस को समझती हैं। सेकेंडली, वो जंक फूड से दूर रहती हैं, अच्छा। वेरी वेरी कॉन्शियसली। बाहर का खाना नहीं खाना चाहते हैं। कोल्ड ड्रिंक माने बाथरूम क्लीनर, वो उनको बहुत सालों से पता है। ओके। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो मैंने उनमें देखी एक है। बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं आपसे, रेडी, कि हु इज योर फेवरेट डॉटर? नो, आई कांट आंसर दैट You have क्वेश्चन। to answer। चलो एक अच्छा ही बता दो, Impossible एक to अच्छा एक answer। बुराई बता दो दोनों की। एक अच्छाई और एक बुराई। ओके, माय एल्डर डॉटर, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑर्गेनाइज्ड, बट क्योंकि वो एक टीन एज में आ चुकी है, शी इज़ 14 years old, तो वो अभी मैं उसको राइट बोलती हूँ तो लेफ्ट जाती है। सो हर टीन एज इज़ अ बिट ऑफ चैलेंज फॉर मी राइट नाउ। हाँ। My younger one, she is also she's like 13, so वो अभी बहुत ही soft और बहुत loving है। तो अभी वो teenage वाला इफेक्ट अभी उस पर आया नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि आने वाला है। बट शी इज़ अ वेरी क्रिएटिव काइंड ऑफ अ पर्सन, तो वो उतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है जितनी मेरी बड़ी वाली बेटी है। तो बड़ी वाली को आप रिस्पॉन्सिबल मानती हो, छोटी वाली को कहती हो कि बड़ी वाली से कि भाई तू ध्यान रख? हम छोटी बड़ी क्यों कर रहे हैं, आप नाम बताओ। सो मेरी बड़ी डॉटर का नाम यशवी है, छोटी का वेदांशी है। सो छोटी Awesome। वेदांशी, शी इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। हाँ, तो अगर मुझे कुछ बोलना होता है हाँ। तो मैं वो वेदांशी को बोलती हूँ। जो बड़ी यशवी है हाँ। वो भूल जाती है, शी इज़ टू लॉस्ट इन हर ओन क्योंकि हमें बहुत सारे काम है भाई, हम बड़े हो चुके हैं, हमें हमारी जिंदगी भी है कुछ। हाँ, हाँ, ऐसा। उन्हें दे आर वेरी बिजी इन देयर लाइव्स, राइट। सो एम आई, बट आई एम देयर टू सुपरवाइज एंड गाइड देम। राइट। तो सबसे मतलब अब देखो, अब आपकी लाइफ भी सोशल मीडिया कंटेंट के अराउंड घूमती है कि आपको भी कंटेंट बनाना है, अब वो भी कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो क्या लगता है फिर, आप कभी क्लैश होता है आपका कि आप अपना वर्कआउट सेशन जा रहे हो, उन लोगों के भी अपने स्टडी स्केड्यूल है, तो आप कैसे बैलेंस करते हो ये इस पूरे चैलेंज को, कि घर के भी है, मतलब कह सकते हैं कि उनके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स उन्हें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, उनकी स्टडीज़ ऑन टाइम है कि नहीं, या फिर एक टाइम देना होता है कि भाई एटलीस्ट एक चेक बैलेंस रखना पड़ता है कि अच्छा ये कर रहे हो तुम, ठीक है। तो उसके साथ साथ अपने फिटनेस, अपने एक इनिशिएटिव को जो आपने जिम्मा उठाया है कि मैं ये एक इनिशिएटिव है पिलाटेस इंस्ट्रक्टर का, फेस योगा का, और दूसरों की लाइफ में इतना चेंज लाने का, इम्पैक्ट लाने का, तो उसके साथ अभी बैलेंस कैसे करते हैं? दोनों ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज एट द मदरहुड साइड और दूसरे लोगों के ट्रस्ट पे भी, तो वहाँ पर कैसे बैलेंस करते हो, क्या हेल्प करता है? आई थिंक टाइम मैनेजमेंट स्किल थोड़ी है, पर मुझे लगता है वो मैं और इम्प्रूव कर सकती हूँ। हाँ। Then I try that I don't waste my time in things which are not important for me. Okay। Again, that's a part of time management. तो मुझे लगता है कि अगर जैसे मैं कोई भी वेब सीरीज नहीं देखने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत एडिक्टिव होती हैं। राइट। सो मैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लिए थोड़ा सोशलाइज कम करती हूँ, बिकॉज आई नो कि ये 5 years मेरे लिए हर तरह से, Right। नेक्स्ट आने वाले 5 years हर तरह से मेरे लिए
बहुत क्रूशल है, क्योंकि मेरा करियर भी ग्रो कर रहा है और मेरे बच्चे जो कि टीनेज में है वो फिर एडल्टहुड में आ जाएंगे. True. So my both these things are very important for me. So I just want to focus on these two things right now. Socializing और बाकी दूसरी चीज़ें बाद में हो जाएंगी. True. तो राइट नाउ बेसिकली यू फोकसिंग, जैसे अर्जुन बन चुके हो आप. हाँ बिल्कुल. वो जो घोड़े के आंखों के साइड पे, दोनों साइड पे कवर होते हैं ना ऐसे, तो मैं वैसा होने का कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत सारी तो क्या चीज़ों पे करता है आपको फोकस नहीं डिस्ट्रैक्ट? करूँ. क्या करता है जनरली? देखिए, सोशल मीडिया आज के टाइम में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ही. आई थिंक मेरे लाइफ में इसके अलावा तो और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है. I have been married for 20 years. My husband supports me. My family supports me in my journey. My kids understand my calling. So एक ये सारी चीज़ें इन सिंक बैठ गई है. तो मैं ये जो मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली अपने लाइफ के साथ कुछ करने के लिए. और दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं अपनी बेटियों के लिए एक एग्जाम्पल बनना चाहती हूँ. रादर देन टेलिंग देम अरे तुम्हें लाइफ में कुछ तो करना है, और या फिर life is full of opportunity, why not show them that I'm already doing it, so it's possible for them also. right. और बात आती है कि जब आप बड़े हो रहे थे, जैसे मैंने बोला कि हरियाणा के मारवाड़ी कंजर्वेटिव फैमिली के अराउंड, और जब आपने चैलेंज फेस किए होंगे कि यार मुझे हंसने बोलने नहीं दे रहे, मुझे बाहर जाने को इतना आज़ादी नहीं है जितना लड़कों को है. ऐसा नहीं है कि आपके साथ ही हो रहा था, सभी के साथ होता था उस वक्त. और जैसे हमारे घर में भी थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लड़कियों पे ज़्यादा है, लड़कों पे कम है. लेकिन अब आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होगे इंटेंशनली कि मैं वो, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट डिडंट वर्क आउट फॉर यू, और जो आपने सीखा अपने अपब्रिंगिंग के टाइम पर. तो पहले हम अपब्रिंगिंग पे आते हैं, जो स्टार्ट हो रहे थे जब आप छोटे थे, बचपने में थे. व्हाट यू वांट टू चेंज कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो आज हम अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो आप देखते हो कि नहीं हो रहा है, पहले बहुत होता था. मुझे देखिए, मैं एक मेट्रो सिटी में रहती हूँ, तो वहाँ पे लोग फिर भी कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं. पर हमारी जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ है, छोटे गांव और कस्बे हैं, मुझे लगता है कि कोई भी पेरेंट ऐसा कैसे कर सकता है कि अगर लड़का है तो उसको अपॉर्चुनिटी देंगे, लड़की है तो उसको नहीं देंगे. मैं बहुत बार बैठ के इस चीज़ के ऊपर सोचती हूँ. जब लड़की होती है तो हम बोलते हैं लक्ष्मी हुई है, पर हम उस लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों नहीं होने देते हैं? वो क्यों हर वक्त या तो अपने फादर से या अपने हस्बैंड से पैसे मांगती रहे? वो क्यों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है और असल में लक्ष्मी का रूप ले सकती है कि उसकी फैमिली को अगर कभी ज़रूरत है तो वो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर पाए, तभी तो वो लक्ष्मी का रूप होगी. अगर हम बोलते कि माता सरस्वती जो कि एक क्या बोलती हैं, शिक्षा और ज्ञान की देवी है, या फिर म्यूज़िक एंड आर्ट की देवी है, तो हम लड़कियों को क्यों पढ़ने लिखने से या कोई भी उनका जो पैशन है, जैसे मेरे केस में डांस था, हम उनको करने से रोकते हैं. तो फिर सरस्वती की भी हम पूजा क्यों करते हैं? जब हम लोग कोई भी, हम जिन देवियों की पूजा करते हैं, हम उन क्वालिटीज़ को ही अपनी बेटियों में उतरने ही नहीं देते हैं. तो मुझे तो कुछ इन सब चीज़ों का कुछ मतलब ही नहीं समझ में आता है. अगर हम बेटियों को, अगर हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, उनको शक्ति का रूप मानते हैं, तो हम लड़कियों को क्यों पावरफुल नहीं बनाते हैं? उनको ठीक है उनको इतना नाजुक क्यों बनाते हैं कि वो वीक हैं और वो किसी को फिजिकली फाइट नहीं कर सकती हैं, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, अपने पैशन को नहीं फॉलो कर सकती हैं. तो मुझे तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आता है कि फिर हम एज अ हिंदू हम अपने कल्चर से सीख क्या रहे हैं. सिर्फ जाके पूजा कर लेने से तो नहीं होता है ना. तो मुझे वो सारी चीज़ें मीनिंगलेस लगती हैं. पर आप जब आप बड़े हो रहे थे, तो जब आपने देखा, तो पहला एक ऐसा आया था आपके दिमाग, कब आया आपके पहले दिमाग में कि यार मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ इंसिडेंट याद आता हो? एक रिबेल तो हमेशा से था अंदर में, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें नहीं सही लगती थी. तो जो भी मुझसे इन चीज़ों की बात करता था, या तो मैं उससे दूर भाग जाती थी, मैं उनकी बातें नहीं सुनती थी, या फिर मैं कुछ जवाब में बोलती थी. पर तब इतना इंटेलेक्चुअली डेवलप नहीं होते हैं कि आप उनकी सब बातों को विथ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट या जो भी आप एक तर्क दे के उनको बता पाओ कि ये सही है कि नहीं है. सो सही तो नहीं लगता था.
पर मेरे पास तब ऑप्शन नहीं था एंड आई विश आई न्यू कि लाइफ बहुत बार बदलती है, ट्रू। सेम नहीं रहती है। सो यू नो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी हम एक जिस टाइप की सिचुएशन में बंद हैं, हम खुद को सोच रहे हैं कि इस डार्क टनल का तो मुझे एंड ही नहीं दिख रहा है, हाँ, शायद ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सो ऐसा नहीं होता है, लाइफ चेंजेस। ट्रू। सो अगर आपको ये मेरी लर्निंग है लाइफ से कि अगर आपको लग रहा है कि अभी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, कुछ लैकिंग है, सो जस्ट वेट, अपने आप पे काम करते रहो। अपॉर्चुनिटी आएगी, कभी ना कभी तो आपका दरवाज़ा खटखटाएगी। बी रेडी फॉर दैट टाइम। ट्रू। और बचपन के टाइम में आपका एस्केप क्या था? डांसिंग तो था ही हाँ। ना, एक मेरा डांसिंग एस्केप था, एक मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। ओके। सो आई वाज गुड इन स्टडीज़। एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर? या आई वाज वेरी पर्टिकुलर, हाँ। जैसे कि मुझे मैथ्स और साइंस पसंद था, पर जब मैंने 11th-12th में मैथ्स और साइंस लिया तब मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकल था ओके। और मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगा कि आई एम इन द रॉन्ग फील्ड। और थर्डली ये भी था कि मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स मुझे कुछ बहुत हायर एजुकेशन परस्यू नहीं करने देंगे। ओके। तो अगर मैंने साइंस लिया तो मुझे मैं करूँगी कैसे? राइट। और घर की उस टाइम में फिनेंशियल हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी कि मुझे लगता कि मैं कुछ करूँगी और मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं पे बाहर भेज के पढ़ना है या हाँ। फिर हैवी ट्यूशन फीस दे पाएंगे। तो मुझे हर तरह से वो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा था, तो हाँ। मैंने ग्रेजुएशन के टाइम में कॉमर्स को स्विच किया। ओके। एंड आप इजीली मैनेज कर लिया कॉमर्स में जाना, क्योंकि साइंस से तो कंपैरेटिवली मुझे इजी लगा, मतलब Okay. हो सकता है कुछ लोग इसको कॉन्ट्रडिक्ट करें कि हाँ। नहीं ऐसा कैसे बोल रही है। हालांकि मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में मुझे इकोनॉमिक्स में केटी लगा था, मतलब मैं हाँ फेल हुई हाँ, I थी। know. फिर मैंने उसका री एग्ज़ाम दिया था, बट मेरी सिस्टर ने कॉमर्स ली थी। तो कॉमर्स में जैसे हम ना ह्यूमन दो टाइप के होते हैं, एक को मैथ पसंद होती है, एक को मैथ पसंद नहीं होती। जिनको मैथ पसंद नहीं होती उन्हें थ्योरी बहुत पसंद होती है, उनके मार्क्स थ्योरी में आ ही जाते हैं। और जिन्हें मैथ्स पसंद नहीं होती, मैथ पसंद होती है, वो उनको थ्योरी में ही थोड़ा पंगा रहता है कि थ्योरी कैसे लिखें, हम रटी नहीं जाती ये और वो। तो मेरी सिस्टर को मैथ्स अच्छी लगती थी, तो उन्होंने जो अकाउंट्स और बिजनेस और इको ये वाले सब, बिजनेस नहीं इको, ये वाले सब्जेक्ट अच्छे कर रखे थे। जब बिजनेस की बात आती थी, क्योंकि उसमें लॉज और ये सब बहुत सारी थ्योरी होती थी, तो उन्हें लगता था कि यार थ्योरी में बहुत लिखना होता है, इतना ज़्यादा होता है, कम से कम बैलेंस शीट वगैरह बना के कम से कम आसान हो जाता है। बट उन्होंने फिर भी इको में बहुत अच्छा स्कोर आया था, अकाउंट्स में उससे कम और बिजनेस में सबसे कम, और कंप्यूटर्स भी था। तो मैं समझ पाता हूँ स्ट्रगल। तो आप कौन से वाले बच्चे थे आपको? सो देखिए, एक तो जब 8, 9, 10, जब मैं क्लास 8, 9, 10 में थी या 11, 12 में थी, मेरा फैमिली बहुत डिस्टर्बेंस Okay. से गुजर रही थी ओके। पर्सनल लेवल पे। सो मैं तब पढ़ाई पे भी नहीं फोकस कर पा रही थी। जब मैं बीकॉम को मैंने स्विच किया, आई सडनली फाउंड दो सब्जेक्ट वेरी रेलेवेंट, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली को बिलोंग करती हूँ, तो सडनली अकाउंटिंग, टैक्सेशन, हाँ, वो सुना ये होगा सब आपने। चीज़ें मुझे मतलब आई वाज रेजोनेटिंग विद हाँ। दो सब्जेक्ट्स। बट व्हेन आई टुक सीए, ओ माय गॉड, आई वाज इन लव विद ईच एंड एवरी सब्जेक्ट ऑफ माइन। ओके। सो मुझे एक एक इनकम टैक्स के सेक्शंस, कॉर्पोरेट लॉ के सेक्शंस मेरे फिंगर टिप्स पे थे। एंड मैं सीए के कोई भी ऐसे सब्जेक्ट को नहीं बोल सकती थी कि ये मेरा फेवरेट है, ये नहीं है। मैं जो भी पढ़ती थी वो मुझे अच्छा ही लगता था। क्या बात है, उसमें तो लॉज वगैरह भी होते हैं ना, कंपनी हाँ, लॉ ये कंपनी सब। लॉ होती है, हाँ। इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड हाँ। डायरेक्ट टैक्स एक्ट, तो हम कई तरह के एक्ट पढ़ते हैं सीए में। ट्रू। सो वो मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब जाके मुझे रियल नॉलेज मिली है। क्या बात है। हाँ। तो हम देख सकते हैं कि आपको मतलब एक ऐसी फैमिली, फिर हम वहाँ पे आते हैं, फिर आप जब कॉलेज में गए, बीकॉम किया आपने, तो शादी आपकी शायद बहुत जल्दी हो गई थी। तो आप थोड़ा उधर जाएंगे, फिर हम फिटनेस पे भी जाएंगे कि फिटनेस और ये सब आया कैसे लाइफ में, किसने इंट्रोड्यूस किया, आपने अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस किया फिटनेस के लिए। तो वहाँ से शुरू करते हैं कि कॉलेज हो गया। वन क्वेश्चन एट अ टाइम करते हैं। हाँ। पहला आपका क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन था कि कॉलेज के बाद कब कब ये सिचुएशन आई कि अब शादी करवा देते हैं,
आपको कैसा लग रहा था, किस माइंड सेट में, इस स्टेट में थे? देखिए क्योंकि हमारे आजकल यहाँ लड़कियों पे को बहुत चैलेंज आई है, आपने देखा होगा, और आपको खुद फेस करना पड़ेगा आगे, जब आगे कि वो शादी करवाना लड़की की, तो ये लगता है कि भाई कब राइट टाइम क्या है। और आजकल तो ये हो गया है कि राइट टाइम लड़के बंदा खुद बताता है कि अब मैं हो गया हूँ, क्योंकि सोसाइटी वैसे नॉर्म्स हैं, सब इतना इंडिपेंडेंट है। बट उस टाइम पर तो ये होता कि अच्छा लड़का मिल गया है, कर लो। नहीं, आई थिंक मेरे टाइम में तो लड़का मिल गया है, कर दो अच्छा। वाला था। हाँ। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं हाँ। या फिर जो लड़कियां भी खुद होती है, अगर आप किसी एक लड़की की शादी 17 18 19 में कर रहे हैं, 18 इज़ द लीगल लीक। एज, हाँ। आप अगर इतने छोटे एज में कर रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट टाइम यू रियली नो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर यू वांट इन लाइफ। राइट। सो उस टाइम में इतने क्राइटेरिया ही नहीं होते हैं आपके हम्म। कि आपको ये चाहिए ये नहीं चाहिए, आपको ही ट्रू। नहीं, आपको पता ही नहीं होता आपको लाइफ में क्या चाहिए। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन? तो क्वेश्चन वाज कि व्हाट वाज योर माइंडसेट कि मैं शादी मुझे कर रही हूँ, क्या करनी कैसे नहीं थी निभानी? शादी। ओके। मुझे शादी का मतलब ही नहीं पता था कि हाँ। कमिटमेंट क्या क्या होता है? होती है, हाँ। कैसे होती है शादी के बाद, लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन होती है ट्रू। फैमिली में। इनफैक्ट मैंने जैसे स्कूलिंग मेरी कोएड थी, कॉलेज हाँ। मेरा गर्ल्स था। स्कूलिंग मेरी कोएड थी। um, पर हम लोगों को ना बहुत रेस्ट्रिक्शंस था कि हम लोग बॉयज़, हमारे मेल फ्रेंड्स नहीं नहीं हो हो सकता। सकते, वो घर पे नहीं आ सकते, हम उनके घर नहीं जा सकते। इनफैक्ट एक बार मेरे बर्थडे पे मेरे किसी मेल फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके विश कर दिया था, तो मेरे फादर ने मुझे 1 हफ्ते तक कॉलेज नहीं जाने दिया था। तो हमारा लड़कों से भी बहुत लिमिटेड इंटरेक्शन। इंटरेक्शन था। तो हमें पता ही नहीं था कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, हमारी बहुत ही सुपरफिशियल एक्सपेक्टेशन थी। हाँ। और जब एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली देखती है तो देखती है पैसा क्या है, हाँ। हाँ। सामने वाला कंफर्टेबल, फाइनेंशियली कंफर्टेबल राइट। है कि नहीं है, वो इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कुछ देखती है। और थोड़ा जन्म पत्री वनम पत्री मिला ली और हाँ। ये कर लिया। सो आई थिंक मेरे टाइम में भी इतना ही बेसिक ही हुआ था। हाँ। और मैं बिल्कुल शादी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी, पर मैं खुद को इतना बंधा हुआ महसूस करती थी अपने पेरेंट्स के यहाँ हाँ। कि मुझे लगा था कि मैं शायद यहाँ से निकल के मैं शायद कुछ खुले माहौल में जा पाऊँगी, ट्रू। क्योंकि मुझे वहाँ बहुत बंदिश लगती थी। और मुझे लगता था कि ये लोग मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी टॉम डिक हैरी से तो शादी कर ही देंगे, हाँ। यहाँ नहीं तो वहाँ कर देंगे, सही वहाँ बात नहीं है। तो वहाँ कर देंगे, क्योंकि उनके कोई खास क्राइटेरियाज थे नहीं। हाँ, सिर्फ ये था कि बंदा फाइनेंशियली मारवाड़ी हाँ। मारवाड़ी फैमिली होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, हाँ। फाइनेंशियली ठीक ठाक होना चाहिए। मैं पर्सनली बहुत रिच फैमिली में शादी नहीं करना चाहती थी, मेरे कुछ प्रपोजल्स आए थे। बट हमारी मारवाड़ी रिच फैमिलीज़ में बहुओं को मैनी क्वीन या फिर शोपीस बना के रख देते हैं, ओके। जो जिससे मुझे सख्त नफरत है। ठीक है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मुझे मैनी क्वीन या शोपीस या ट्रॉफी वाइफ नहीं बनना। नहीं बनना है। ओके। सो आई वांट टू बी रियल पर्सन, यू नो। ट्रू। तो ये उधर एस्पेक्ट पे भी दिखा, वो उस चीज़ को भी दिखाता है कि पेरेंट्स आजकल की जनरेशन, जैसे हम लोगों को पता है, जैसे आपको पता है, हमको पता है कि कितना स्ट्रिक्ट रहना है एज अ पेरेंट, और कितना बच्चों को छूट देनी है, मतलब उन पर नज़र रखनी है, लेकिन उन्हें पता नहीं लगने देना हम तुम पे नज़र रख रहे हैं। क्योंकि अगर हम उनको पता चल गया हम नज़र रख रहे हैं, तो वो अगली बार और हमसे छुपाएंगे। केयरफुल हो जाएंगे हाँ, और छुपाएंगे चीज़ें। हाँ। पर हमारे ऊपर वाली जो जनरेशन थी, उनको ये नहीं आता था। उनको ये था कि कह दिया ना कह दिया। उनको ये था हाँ। कि स्ट्रिक्ट एकदम, कि ये बंदा मेरे से एक्सप्रेस भी ना कर पाए। सो आई थिंक उनकी गलती नहीं थी। हाँ। क्योंकि वो भी इसी तरह के पेरेंटहुड हाँ। उन्होंने भी उन्होंने भी, एक्सपीरियंस किया था। और हमको अब ये समझ में आता है। हाँ, हमें अब जाके समझ में आता है, क्योंकि हम उनको बहुत ब्लेम क्लेम सब कर चुके हैं लिया हमने। अपने दिमाग में। और तो अब ये समझ में आता है कि उनको जितना पता था उन्होंने अपने हिसाब से बेस्ट किया। ट्रू। मेरे को ये भी जानना है कि जो फिटनेस गोल होता है ना, तो हमारे फिटनेस गोल भी चेंज होते हैं हमारी लाइफ के साथ साथ, बिल्कुल 100%। है ना? हाँ। तो जब आपकी शादी हुई थी, या फिर जब आप बड़े भी हो रहे थे, तो आपके कोई फिटनेस गोल थे? देखिए, मैं आपको कुछ एक बहुत स्टार्ट इंटरेस्टिंग, कर दिया क्या? स्टार्ट कर दिया? हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, इंटरेस्टिंग। हाँ। हाँ, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। सो मैं एज अ किड थोड़ा चबी साइड पे ही थी, आई वॉज नॉट थिन काइंड ऑफ अ गर्ल। फिर जब जैसे जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं एक लड़की में जब वो प्यूबर्टी को रीच करती है, हाँ।
So in 7, 8, 9, 10, 11, 12, like 5, 6 years, I had become obese. ओके तो मैं ऑन अ फैटर साइड थी। और मुझे ना बहुत टीज करते थे, जैसे तब तक मेरा जो 12th तक मेरा स्कूल वाज कोएड, सो Okay. दे वर बॉयज। Hmm. तो वो मैं पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी, एंड आई वाज लाइक अ लिटिल नो नॉनसेंस काइंड ऑफ अ गर्ल। तो वो लोग मुझे मेरे वेट के लिए टीज करते थे बहुत, कि अगर मैं स्कूटी चला रही हूँ तो शिल्पा स्कूटी का ऐड कर रही कि स्कूटी इतना भारी सामान उठा सकता है, यू नो, स्टफ लाइक दैट। गाय भैंस whatever they knew best, they used to tease me. So एक 12th के बाद ना एक टाइम पीरियड होता है जब आप ग्रेजुएशन के लिए जाते हो, तब एक 4-5 मंथ्स का गैप होता है राइट आपके एडमिशन्स में, कॉलेज खुलने में। तो जैसे मेरी 12th की एग्ज़ाम हुई, मैं भुवनेश्वर में जहाँ मैं रह रही थी तब, सो भुवनेश्वर में वहाँ का पहला जिम खुला। ओके सो आई जॉइन दैट जिम। उनका 3 to 5 लेडीज टाइमिंग होता था। सो आई वेंट 3 to 5 में जाती थी। तो मेरा ब्रदर वॉज एक्सट्रीमली अगेंस्ट इट कि जिम तो लड़कों की जाने की जगह होती है, वाई इज दीदी गोइंग, वो पेट्रियार्कल स्ट्रीक उसमें भी है, यू नो। फिर छोटा है हालांकि मुझसे 4 साल। फिर जो मेरे पेरेंट्स थे उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों जिम जा रही है, जिम क्या जाने की सही बात है। ज़रूरत है। सो वहाँ से मैंने, उस टाइम में मुझे इतना डाइट का आइडिया नहीं था, तो मैंने क्रैश डाइटिंग भी की, विच इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। सो मैंने उस दौरान करीब 68 kgs थी जब मैं जिम जा रही थी, एंड आई बिकेम 52 kgs विद इन 4-5 months। ठीक है सो 68 to 52 कितना हुआ, 16 kgs। हाँ ऐसे ही आसपास हाँ, करीब मैंने 15-16 kgs 4-5 लूज महीने, किया। हाँ। हाँ, 4-5 महीने में, वो जो इंटरवल होता है ना उसी दौरान। हाँ और जब मैं कॉलेज गई, और तब मुझे जो जितने भी लड़के थे जो मुझे टीज करते थे, सडनली दे वर लाइक, यू नो, बिहाइंड मी, राइट लाइक एकदम से कोई कौन ट्रांसफॉर्म हो गया ये हाँ, एकदम से कौन ट्रांसफॉर्म हो गया है, एंड यू नो, सो मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, और उनको You लग were रहा था getting कि attention. आई वाज गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन। हाँ तो मुझे लगा अरे ये क्या हो गया, क्योंकि क्या था कि मैं क्लास 12 तक ग्लासेस भी लगाती थी, और मोटी मोटी भी थी, और बिल्कुल बाल में तेल लगा के प्लीट्स करके स्कूल जाती थी। फिर कॉलेज में एक यूनिफॉर्म नहीं रहती है, हाँ एक कॉन्टैक्ट लेंस आ चुका था तब तक लाइफ Okay. में। और तो you were having resources, जैसे आपने स्कूटी बताया, you were having knowledge के जिम भी जा सकते हैं, तो how you were educating yourself about these norms, like cool norms I of the don't know, society? gym just attracted me. I had zero knowledge. हाँ उसके पहले मैंने ना थोड़ा सा क्लास 11 या 12 में मेरी बिल्डिंग की कुछ आंटियाँ वॉक करने जाती थी काफ़ी दूर। हाँ तो मैं उनके साथ समर वेकेशन में वॉक करने जाती थी, और मैंने कुछ वेट लूज़ किया, पर मैंने वो रीगेन कर लिया। हाँ बट समहाउ जब मैं जिम गई ना, तो आई फेल्ट कि आई हैव कम एट द राइट प्लेस। हाँ तो मेरे पेरेंट्स या जो भी बोल रहे थे, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आई जस्ट फेल्ट लाइक आई एम एट होम व्हेन आई वेंट टू द जिम, कि ये मेरी स्पेस है। हाँ मे बी ये भी होगा कि मुझे फैमिलीज के माहौल से निकल के हाँ। कुछ एक डिफरेंट माहौल मिल रहा था। Right. हम लोग पहले 1 घंटा डांस एरोबिक्स काइंड ऑफ थिंग करते थे, विच Okay. वाज अगेन, यू नो, मुझे डांसिंग पसंद था और सब पसंद था। Correct. और फिर हम उसके बाद जिम की जो मशीन्स थी उसके साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे। बट फॉर योर नॉलेज, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके पहले आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहिए, फिर आपको जो भी कार्डियो थोड़ा बहुत करना है उसके बाद बाद में होना करना चाहिए। चाहिए। हाँ तो तब इतनी नॉलेज नहीं थी, तो वो मुझे बड़ा पसंद था। मैं 2-2.5 घंटे जिम में पड़ी रहती थी अपने वेकेशंस के। हाँ और उस टाइम में क्रैश डाइटिंग ही थी, एंड आई लॉस्ट, एंड देन आई वेंट टू द कॉलेज। आफ्टर दैट आई नेवर रीगेन्ड दैट वेट। इनफैक्ट मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा, हालांकि हाँ व्हेन आई बिकेम अ कोच एंड आई स्टार्टेड एडुकेटिंग माई सेल्फ, तब से ज़्यादा रेगुलर हुआ। तब ऑन एंड ऑफ था, कभी योगा कर लिया, कभी स्विमिंग कर लिया, कभी डांसिंग कर लिया, कभी जिमिंग कर लिया। ट्रू तो इस तरह से मैं कुछ कुछ करती रहती थी, एंड आई नेवर पुट ऑन टू मच ऑफ वेट एज सच। इनफैक्ट जब मैं अपनी डिलीवरीज के बाद दोनों वक्त घर आई थी हाँ अपनी बेबीज को लेके, आई वाज जस्ट 3 to 4 kgs अबव माई रेगुलर वेट। ओके लाइक आई जनरली स्टे 60-61 kgs। हाँ। मैं दोनों ही वक्त 63-64 kgs थी। तो माई गुड न्यूट्रिशन and regular workouts help me rebounce back very fast. ट्रू
और जैसे कि मेरी प्रेगनेंसीज भी काफ़ी स्मूथ थी कंपेयर टू माय कंटेम्प्रेरीज, क्योंकि मेरी उस टाइम में काफ़ी मेरी हम उम्र फ्रेंड्स हाँ आगे पीछे प्रेग्नेंट हो रही थी, सो राइट दे वर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज कि डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गए हाँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या ब्लड प्रेशर क्योंकि इशूज, हार्मोनल चेंजेस तो swelling, होते हैं हाँ vitamin D deficiency. But touch wood, thankfully, I did not had to go through anything. राइट And I seriously feel that, you know, my exercising and my balanced nutrition that I've been following for many years ट्रू has been a reason for that. तो आपको तो फिर आपने डाइट को कब पकड़ा कि डाइट की वजह से भी ये होता है, तो या फिर ये शादी के बाद? जैसे अब हम फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस में भी फिटनेस गोल, जैसा आपने बताया कि मेरा फिटनेस गोल ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम ये था कि Weight loss. वेट लॉस। हाँ, फिर maintaining that फिर weight. उस टाइम के आसपास ही जैसे कॉलेज खत्म होगा शायद शादी शादी हो गई होगी। कॉलेज खत्म होने के पहले ही हो गई। अच्छा मैंने मतलब शादी के बाद आके मैंने अपने थर्ड ईयर का एग्जाम दिया, रह के ओके। थोड़े दिन तो पढ़ा। फिर उसके बाद फिर आपने क्या कहते हैं सीए की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी? उसके बाद मैंने डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट नरसी मोंजी से किया। ओके तब भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, ऐसे बहुत ना भूख थी अंदर कि कुछ नॉलेज गेन करना है, कुछ तो कुछ करना है, मतलब यू नो। फिर मुझे लगा कि एक सीए मैं कर सकती हूँ। तो मैंने सीए में एनरोल किया। तब मुझे सीए का फुल फॉर्म भी ठीक से पता नहीं था। हाँ। मैंने कुछ गलत स्पेलिंग लिखी थी, तो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे बोला तुम स्पेलिंग तो सही सीखो इसकी। हाँ। सो बट वंस आई गॉट इनटू इट, और मुझे जिस लेवल का नॉलेज मिला, इट वाज सो एनरिचिंग। अगेन ये सेम स्टोरी रिपीट हुई जब मैं पिलाटीज में एंटर की। मतलब जिस लेवल की नॉलेज हम लोग को पढ़ना पड़ता है एज अ पिलाटीज इंस्ट्रक्टर, दैट इज़ सो नाइस। मतलब मेरे लिए कोई भी चीज़ सुपरफिशियल ऊपर ऊपर से करना मुझे पसंद नहीं आती है। हाँ लाइक आई शुड हैव द रियल नॉलेज, रियल जिस्ट ऑफ इट। ट्रू। तो जब फिटनेस की बात करते हैं तो हु वाज योर गुरु, लाइक मेंटर गुरु? पहला गुरु होता है ना एक, जो हमेशा डांटता भी है और बताता भी है कि यार ये जो बता रहे हो काम की तो बात है, लेकिन बताना इसका थोड़ा डांटना है। तो आपका पहला गुरु कौन था जो आपको लगा कि ये फिटनेस गुरु सही है, इसकी बातों में दम है? और फिर उसने क्या क्या किया, मतलब आपकी जर्नी कैसे बनी, चाहे वो डांस के अराउंड हो, चाहे वो कह सकते हैं वेट ट्रेनिंग के अराउंड हो, या फिर पिलाटेस के अराउंड हो? जो मैंने फर्स्ट जिम ज्वाइन किया था, हाँ। उन दीदी का नाम था सुजाता। लाइक हमारे टाइम में तो दीदी हाँ, भैया ही ऐसे ही। बोलते थे, हाँ। अभी नहीं बोलते हैं। सो हाँ। सुजाता, शी वाज अ जूडो सम मार्शल आर्ट ट्रेन्ड गर्ल, है। एंड शी हैड सेट अप दैट जिम। ओके उनकी आई थिंक उनकी बड़ी सिस्टर ऑल्सो वाज ऑल्सो वेरी स्पोर्टी, और वो लोग बहुत तरह के स्पोर्ट्स खेलते थे, और उन्होंने जिम सेटअप किया था। हाँ सो शी वाज माई फर्स्ट टीचर, आई वुड से। उसके बाद मुझे एक दूसरे टीचर, बहुत कंसिस्टेंट अच्छे टीचर, थोड़ा लेट मिले, बट शी वाज विनादा शेट्टी। शी इज़ अ रीबॉक मास्टर ट्रेनर। ओके तो मैंने रीबॉक का एक कोर्स किया था बिफोर कोरोना। सो वेयर वी लर्न ह्यूमन एनाटमी, ग्रुप क्लासेस में कैसे एक्सरसाइज कराते हैं, एरोबिक्स कैसे कराते हैं, स्टेप एरोबिक्स कैसे कराते हैं। तब मुझे लगा कि हाँ शायद मैं एक सही रास्ते पे जा रही हूँ। सो एट दैट टाइम शी वॉज अराउंड 55 एंड शी डिड 10 पुल अप्स इन फ्रंट ऑफ हर आईज एंड शी वॉज डूइंग इट प्रीटी वेल। हाँ तो मुझे लगा कि हाँ फिटनेस कैन मेक यू लिमिटलेस। सो आई सॉ दैट पॉसिबिलिटी थ्रू हर। फिर देन शी इंट्रोड्यूस मी टू अनदर लेडी, बिंदिया शेट्टी. So she's a super duper Pilates instructor. Okay. She's in Mumbai. Then she introduced me to my present mentor, Radhika Karle. She's my present mentor. Okay. And Bindya Shetty introduced me to her. And there somehow I found my Pilates mentor, or you Correct. know business guru, कि मुझे इस फील्ड में कैसे आगे जाना है. Right. तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. She is extremely knowledgeable, extremely approachable. मतलब जो मेरी जो क्वेस्ट है, जो एक मेरा जो थर्स्ट है कि हाँ. रियल नॉलेज मिलनी चाहिए, हाँ. वो मुझे उनसे मिल रही है. True. And I'm looking forward to more mentors entering my life, enriching my life, Correct. making me more और knowledgeable. हम जब पिलाटेस की बात करते हैं ना, तो जुम्बा तो सबको पता है. अब क्योंकि जुम्बा में भी जो बेसिक बातें पता है ना लोगों को, ये है कि जैसे हम देखते भी यूट्यूब वीडियोस पे कि जुम्बा इंस्ट्रक्टर डालते हैं या जुम्बा म्यूजिक डालते हैं,
हाई पंप म्यूजिक होता है, उस पर बंदा बस कूदना चाहिए। या फिर अब साइकिल के साथ भी हो गया है कि साइकिल पे स्पिनिंग। भी स्पिनिंग, तो वो भी है। बट जब हम पिलाटेस की बात करते हैं तो हमने वो सेलिब्रिटी स्टेटस के साथ ही देखा है कि कोई जो ये अपनी मलिका शेरावत और नहीं शेरावत नहीं नहीं मलिका मतलब अरोड़ा, हाँ वो तो ज़्यादा योगा में है वैसे। हाँ लेकिन ये पर बहुत सारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं हाँ और अब तो बहुत सारे एथलीट्स भी पिलाटीज कर रहे हैं। आई थिंक पिलाटीज इज़ कंपैरेटिवली न्यू, लाइक हाँ योगा तो 5-5.5 हज़ार साल पुराना है। हाँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी बहुत ही पुराना ट्रू वर्कआउट है। बट पिलाटीज इज़ 100 year old ओके exercise regime which was developed in 1920 1919, जब वर्ल्ड ओके। वॉर वन था चल रहा था, उस वक्त के दौरान आया ये कहाँ से, डेवलप यूरोप से हुआ। आया, यूएस से आया, आया कहाँ से है ये? So it was first developed by Joseph Pilates. Okay. He was in Germany. Okay. तो उनको ये क्या बोलते हैं, जो इंजर्ड आर्मी मैन हाँ थे हाँ उनको अटेंड करने का काम दिया गया था। ओके तो उन्होंने देखा कि जो आर्मी जो इंजर्ड लोग थे उनमें मसल डीग्रोथ हो रही थी, बिकॉज Okay. वो लोग लाई डाउन थे हाँ। बेड पे। तो उन्होंने उनको धीरे धीरे मूवमेंट कराना चालू किया एंड ही सॉ द इम्प्रूवमेंट इन दैट। अब उनके अंडर में 30 लोग थे, 30 पीपल। तो सबको खुद मैनुअली जा जा के एक्सरसाइज कराना, उनके हाथ पैर मूव करवाना वाज वेरी डिफिकल्ट। True. तो उन्होंने उनके हॉस्पिटल बेड से स्प्रिंग्स लगा लगा के अच्छा। उनको एक्सरसाइज कराना चालू किया। और इस तरह से जो हमारी जो मॉडर्न डे रिफॉर्मर मशीन है पिलाटीज की, वो वहाँ से डेवलप होती गई एंड ही वाज अ वेरी इनोवेटिव पर्सन। तो उन्होंने उसको रिफाइन करते रहे एंड somehow it was working for them जो वो oh yeah, it was working beautifully for them. ओके अब हम आते हैं कि सेलिब्रिटी स्टेटस क्यों है। हाँ पिलाटीज जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं कि उनको इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसा दिखना है या वैसा दिखना है, उनके लिए टाइम भी लिमिटेड होता है और वो लोग, उनका काम है कैमरे पे अच्छा दिखना। ट्रू तो वो लोग अपने फिटनेस को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं, वो उसमें बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं क्योंकि उन्हें अच्छा दिखना होता है। सो वो जो भी मार्केट में एक अच्छा फिटनेस रिजीम आता है उसको ट्राई करते हैं, अगर वो अच्छा लगता है तो वो उसको कंटिन्यू करते हैं, अपने एक रूटीन में डाले रखते हैं। ऐसा नहीं हमारे हाँ हम लोग जैसे क्या करते हैं, अच्छा वेट लॉस किया, अच्छा छोड़ देते हैं, ट्रू यू नो अगर वेट लॉस हो गया तो हम छोड़ देते हैं। पर वो ऐसा नहीं करते, वो जानते हैं कि इसको हमको लाइफस्टाइल जैसे हम बाकी दूसरी सारी चीज़ें करते हैं उसी तरह से इसको भी करना ज़रूरी है। और पिलाटीज कंपैरेटिवली अभी फ़िलहाल थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि इसकी मशीन्स थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसका सर्टिफिकेशन एक्सपेंसिव है, तो ये थोड़ी एक्सपेंसिव है अभी। ओके बट आपके हॉस्पिटल बिल से कम एक्सपेंसिव है। तो वो क्या है कि इसमें जो इन डेप्थ नॉलेज है, जो जिस तरह से आपका मूवमेंट इम्प्रूव होता है, जिस तरह से आपकी बॉडी इम्प्रूव होती है, वो इसको समझते हैं, इसलिए वो इसमें स्टिक ऑन होकर रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊँ जिम की फीस अच्छे मतलब ऑन एन एवरेज जिम की फीस मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ या नॉर्मल सिटीज़ 1,000 रुपये पड़ जाती है। तो इसका क्या सीन रहता है वहाँ पे, मतलब 1,000 रुपये विदाउट पड़ जाती है, माने 1,000 मतलब रुपये 1,000 रुपये है अगर ऑन एन पर एवरेज सेशन पर मंथ। पर मंथ। अच्छा अब इसका नहीं पता पिलाटेस में क्या रहता है कि हमको मंथली पे करना होता है या क्योंकि उसमें देखिए- इंस्ट्रक्टर अलग फीस होती, जिम वालों की इंस्ट्रक्टर की अलग है। देखिए जो आपका जैसे मुंबई में जो मैंने अपने लोकेलिटीज़ में जो जिम देखे हैं, हाँ अगर आप वहाँ पे जाके एक फिटनेस ट्रेनर लेते हो हाँ ट्रेनर के साथ तो उस उतनी जितनी फीस पड़ती है उतनी एक पिलाटीज क्लास की फीस पड़ती है, ओके। और उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव और नहीं है वो वो। जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो पर्सनली अटेंड करता है, मोशन पे ध्यान देता है। बहुत सारे एक आपके पीछे अगर एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर है तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। नंबर 1, आप अकाउंटेबल होते हो किसी ना किसी को। ट्रू नंबर 2, वो आपका एक्सरसाइज का फॉर्म को इम्प्रूव करता है। ओके नंबर 3, वो आपके अगर वो एक डाइटिशियन नहीं भी है तो भी आपको वो डाइट को लेके गाइड करता है कि देखिए आपको True. ड्राई फ्रूट्स अभी थोड़े दिन अवॉइड कीजिए या फ्राइड शुगर मत खाइए। तो वो आप जितने दिन जिम जाते हैं, हफ्ते में 3 दिन 5 दिन, वो आपको बोलता रहता है, एक आपका मेंटली ड्रिल होती रहती है Right, बात आपके right. हाथ में, आपके दिमाग में। चौथा, वो ना जैसे पर्सनली मैंने बहुत फील किया है कि वो आपको बोलता रहेगा कि मेंटल वेलबींग कितना इम्पोर्टेंट है। ओके वो
हर फिटनेस ट्रेनर आपको किसी ना किसी लेवल पे बोलेगा, अरे मैम मसाज तो कराओ कभी ना कभी तो, हाँ 10 दिन में तो एक बार कराओ। सो आपका वहीं पे जहाँ पे आपने 10 दिन में एक बार मसाज कराना चालू किया, आपका मेंटल वेलबींग एक इम्प्रूव हो जाता है। राइट राइट फिर एक होता है एनकरेज। आप कभी कभी डिस्करेज हो जाते हो, अरे वेट लॉस ही नहीं हो रहा है, अरे 1 महीने पहले जितना वेट उठा रहा था उतना ही उठा रहा हूँ। फिर बोले नहीं सर, नहीं मैडम, हाँ आप ना पिछले मंथ इतना कर रहे थे, अभी आई सी दिस इम्प्रूवमेंट इन यू, ट्रू सो प्लीज कंटिन्यू योर जर्नी। सो एक फिटनेस ट्रेनर रखने का ना ये सारे एडवांटेजेस होते हैं। हाँ पर इसीलिए ये थोड़ा कॉस्टली भी हो जाता है क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि हाँ, आपके हॉस्पिटल हॉस्पिटल और डॉक्टर और मेडिसिन बिल्स से बहुत सस्ता है वहाँ, तो वो देने के बाद भी जो आपकी जो हेल्थ है और जो बॉडी कंडीशन है वो बैक टू नॉर्मल नहीं हो ट्रू। सकती है। और इसका एबीसी क्या है, मतलब कोई बंदा अगर स्टार्ट कर रहा है, कोई बंदा जाना चाहता है इस पिलाटेस स्टूडियो में, पैर रखता है पहला तो पैर रख दो। हाँ फिर तो उसको मतलब उसको मिलता क्या है वहाँ पे जाके, वो किससे क्या बात करे, उनके लिए क्या होना चाहिए कि मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछूं ताकि मुझे सही गाइडेंस मिले। देखिए मैं आपको एक चीज़ बहुत बताना चाहती हूँ कि एक तो इंडिया में ना अगर आप फॉर फीमेल फिटनेस इंस्ट्रक्टर अगर आप पतले हो और अगर मेन में अगर आप बीफ्ड अप हो हाँ तो आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर मान लिए जाते हैं। राइट कोई भी आपके सर्टिफिकेशंस के बारे में पूछता ही नहीं है। मैं जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ, मैं एथलीट्स और बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज़ की बात नहीं कर रही हूँ। आप और मैं रेगुलर पीपल दे डोंट, नहीं, आई आस्क फॉर सर्टिफिकेशन सो आई विल एक्सक्लूड मी फ्रॉम दैट ग्रुप। ट्रू सो एक तो आप देखिए कि आपके जो ट्रेनर है उसने क्या सर्टिफिकेशंस किया है, उसको कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो कोई भी फिटनेस ट्रेनर है वो आपको अपने सर्टिफिकेशंस के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे चार्ज करता है। राइट अगर आपको लगता है कि वो इन सिंक है तो प्लीज़ गो एंड पे हिम, क्योंकि एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर जिसने अपने लाइफ के 5 या 10 साल लगाए होंगे वो नॉलेज को गेन करने में, वो उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को कस्टमाइज करके आपके हिसाब से आपको 1 घंटे में डिलीवर कर देगा। सो व्हाट मोर डू यू वांट इन दैट केस। तो मुझे लगता है कि एक एक्सपर्ट फिटनेस ट्रेनर के पास जाना एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। राइट और कितना सेशन स्टार्ट कैसे होता है, मतलब पहले सेशन में क्या सिखा रहे होंगे हम? बेसिक सिखाते हैं आपको पहले तो। अगर आप मैट पिलाटीज कर रहे हैं या मशीन्स पे कर रहे हैं, रिफॉर्मर या चेयर पे, तो बेसिक मूवमेंट्स, हाँ। ब्रीदिंग, कोर एंगेजमेंट, स्टेबिलिटी, ओके बहुत ही बेसिक चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। फिर जैसे कि ये भी एक जर्नी होती है, हाँ तो धीरे धीरे आप इवॉल्व होते हैं। जैसे कि आप अगर स्कूल जाते हैं तो आप पहले ABCD सीखेंगे, फिर आप छोटे छोटे वर्ड्स बनाना सीखते हैं, बड़े वर्ड्स, सेंटेंस, पैराग्राफ, ऐसे, स्टोरी राइटिंग। Right. सो इसी तरह से ना आप पिलाटीज में भी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। एंड आई सी पीपल डूइंग हु डोंट नो P of Pilates, they're doing phenomenally well in 3 to 4 months. ओके Like I'm amazed, oh my god, you're moving so beautifully on the machine. So that also brings a lot of happiness to me and to them, Right. and a lot of confidence also. तो ये इसका लेवल कैसे हम बढ़ाते हैं? जैसे पहला तो हो गया कि बंदा हर क्लास में हाँ. थोड़ा सा लेवल अप होगा, हर क्लास, एवरी, आई सी पीपल इम्प्रूविंग, माई सेल्फ इम्प्रूविंग इन ईच एंड एवरी क्लास. हाँ The tempo will increase, the number of repetitions will increase, resistance or load will increase. अगर आप पहले सेशन में 10 से 15 एक्सरसाइज बहुत स्ट्रगल करके कंप्लीट कर रहे हैं, शायद आप 10वें या 12वें क्लास में यू आर डूइंग 20-25 एक्सरसाइजेज। तो इस तरह से मैं देखती हूँ कि लोग बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखाते ट्रू। हैं। और जैसे हम नॉर्मल जिम की बात करते हैं, वर्क इसका जुम्बा की भी बात करते हैं, तो वो हमको एक स्टैमिना एंड्योरेंस लेवल पे हेल्प करता है और मसल ग्रोथ में हेल्प करता है। जिम की बात करें, हैवी लिफ्ट करेंगे, मसल टीयर होगी और फिर वहाँ पे नई मसल आएंगी जब हम प्रोटीन इंटेक करेंगे। हाँ, ये बहुत ही लेमैन्स हाँ। लैंग्वेज में आप और बात कर रहे हैं, but ठीक है। अगर हम पिलाटेस की बात करते हैं तो वो किस लेवल पे हेल्प करता है? जैसे हम अगर बैलेंस की बात कर रहे हैं तो बैलेंस कम्स विद कॉम्बिनेशन ऑफ मसल्स वर्किंग टुगेदर। तो मेरे कोर मसल भी काम कर रहे हैं। हो सकता है कि अगर मैं खड़े होकर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे पैर और मेरा मतलब दिमाग का, तो मुझे ये समझना है कि पिलाटेस में हम कौन कौन सी मसल्स को टच कर रहे हैं एक टाइम पर। सो देखिए पिलाटीज ना मैं बोलती हूँ कि पिलाटीज इज मेडिटेशन इन मोशन। ओके
ओके, सो मैं हमेशा हर अपने क्लाइंट को बोलती हूँ दिस इज मेडिटेशन एंड मोशन। यहाँ पे एक ब्रीदिंग वर्क होता है, आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। हमारी स्टार्ट ही क्लास ब्रीदिंग से होती है। ओके। उसके बाद हम धीरे धीरे कोर पे जाते हैं, हम शोल्डर स्टेबलाइजेशन, हिप मोबिलिटी, हम एक जॉइंट्स के रेंज ऑफ मोशन पे ध्यान देते हैं कि अगर आपका लेफ्ट लेग और राइट लेग है उनमें जो सर्कल वो कर रहे हैं वो एक जैसे सर्कल है कि नहीं ओके। है। शोल्डर आपके बॉडी का सबसे अनस्टेबल जॉइंट है, तो हम उसके स्टेबिलिटी पे काम करते हैं। अभी ये बोला जाता है कि स्पाइन डिटरमाइन करता है कि आप कितने यंग हो। द Right. मोर मोबाइल, फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल योर स्पाइन इज, the more young you are. So your spine, health of your spine determines your age. करेक्ट। So हम spine की mobility, stability पे काम करते हैं, coordination, balance. So there's a lot of it. So there's flexibility, balance, coordination, stability, range of motion. So there's a lot of thing. Correct. एक अच्छा healthy पिलाटीज वर्कआउट जिस ट्रेनर को पता है वो आपको फुल बॉडी वर्कआउट कराएगा विथ फोकस ऑन कोर एंड योर ईच एंड एवरी जॉइंट इज वर्किंग। आपकी आंखों का भी मूवमेंट हो रहा है कि Okay. आपका पेरिफेरल विजन इज सो इम्पॉर्टेंट। तो आप जब रोटेट कर रहे हैं आप कहाँ तक देख पा रहे हैं, आपको ये भी वो क्वेश्चन पूछेगा। True. सो देर आर मेनी एस्पेक्ट्स दैट वी टच ऑन। So it's a kind of strength training, flexibility, everything combined together. Your endurance goes up. Awesome. तो ये Yeah. एक ऐसा भी लगता है मेरे को कि जैसे हम बोलते हैं ना, बेनिफिट ऑफ योगा प्लस बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन प्लस बेनिफिट ऑफ जिम। बट जिम थोड़ा, क्योंकि वेट मेरे को लगता नहीं वेट ज़्यादा इसमें होता होगा। किसमें? इसमें पिलाटेस में हम वेट उठाते हैं। देखिए, मैंने ना ऐसे लोगों को भी पिलाटीज कराया है जो जिम में जाके 120 kgs का भी डेडलिफ्ट करते हैं। हाँ। पर मैं उनको अगर साइड लेग रेजेस, मैट पे बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, हाँ। मैं अगर उनको साइड लेग रेजेस कराऊंगी तो उसमें उनकी हालत खराब हो हो जाती जाती है। सो पिलाटीज इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट। बट इसमें वेट से लेना देना नहीं है ना कुछ, जैसे नहीं हम नहीं, बिल्कुल हाँ। हम वेट्स भी यूज करते हैं, Okay. रेजिस्टेंस बैंड्स भी यूज करते हैं। अगर आप रिफॉर्मर या चेयर, जो इनमें जो मशीन्स होती है, इक्विपमेंट देते हैं, तो उनमें भी रेजिस्टेंस होता है जो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब तो से, कम ज्यादा कर सकते हैं। बेसिकली ये हम, अगर मैं एज ए नॉर्मल ऑडियंस के लिए जो जिम जा रहा है या जुम्बा कर रहा है, या वो लड़कियां जो वेट लॉस करना चाह रही हैं, उनके लिए पिच करूं या फिर मैं एथलीट्स के लिए पिच करूं, तो एक तो है ही कि एंड्योरेंस और वो मोबिलिटी बढ़ाएगा बॉडी को, एक कह सकते हैं ना कि वो एक अच्छी अलाइन कर देगा। मूवमेंट, आपका जो हाँ। क्वालिटी ऑफ मूवमेंट है ना उसको इम्प्रूव कर देगा। Okay. तो जितने भी एथलीट अभी जो लोग हैं, जो एथलीट्स हैं, दे आर लाइक इनकॉर्पोरेटिंग पिलाटीज इनटू देयर करेक्ट। रेगुलर वर्कआउट रूटीन, क्योंकि उनको इससे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है उनके गेम में। हाँ। मैंने देखा है कि रेसलर्स अगर आप- वगैरह भी, रेसलर्स वेट लिफ्टर जो वेट लिफ्टिंग करते हैं वो इनकॉर्पोरेट करना वो शुरू भी कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो और आप उसको अगर पिलाटीज के साथ कंबाइन कर रहे हैं, हाँ, सो अगेन आप देखेंगे कि आपका वेट लिफ्टिंग भी अच्छा हो रहा है। क्योंकि जो मूवमेंट का ही गेम है ना सारा, क्योंकि अगर मैं मूवमेंट हाँ, इज मेडिसिन, लाइक वी से मोशन इज लोशन। हाँ हाँ हम बोलते हैं ऐसा। सो या, तो इसमें जॉइंट पेन वगैरह तो सब हम, क्योंकि हम रोज काम कर रहे हैं जॉइंट पेन पे, क्योंकि पिलाटेस हमको पूरा बॉडी मूवमेंट करा रहा है, जॉइंट्स मूवमेंट करा रहा है, तो जॉइंट पेन का तो इशू होता ही नहीं होगा, या जिनको प्रॉब्लम है वो आते हैं। बिल्कुल ऐसे लोग आते हैं जिनको पेन में है, हाँ। पर एक्टिव पेन नहीं है। देखिए, अच्छा। एक पिलाटीज मोस्ट ऑफ द टाइम फिजियोथेरेपी के बाद आता है। अगर आपको कोई तरह का पेन है या हाँ, इंजरी right, है right. तो आप एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। वो आपको एक डूज एंड डोंट्स की लिस्ट देगा कि आप ये मूवमेंट कीजिए, ये मत कीजिए, या अगले 15 दिन मत कीजिए, आप हमारी एक्सरसाइज कीजिए, उसके बाद यू आर गुड टू गो। So when they tell you you are good to go, step into your Pilates. If you are an injured और ये, अगर आप हेल्दी हैं तो आप ऐसे ही आ सकते हैं। ओके। तो आप तब पिलाटीज स्टूडियो में जाइए, अपने पिलाटीज इंस्ट्रक्टर को बोलिए कि ये मेरा हेल्थ इशू है, ये मेरी इंजरी है, या ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, मेरे डॉक्टर ने मुझे ये डूज एंड डोंट्स बोले। तो वो पिलाटीज इंस्ट्रक्टर आपके हिसाब से आपका वर्कआउट को कस्टमाइज करेगा। ओके।
और अगर आप बहुत पेन में हैं, थोड़ा क्रिटिकल सिचुएशन है, तो ग्रुप क्लास में मत जाइए। इनफैक्ट कोई भी तरह के ग्रुप क्लास में मत जाइए, योगा में भी मत जाइए, जुम्बा तो सवाल ही नहीं उठता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी आप एक पर्सनल ट्रेनर रखेंगे जो आपके हिसाब से आपके वर्कआउट को कस्टमाइज कर पाए, जो जिसका पूरा ध्यान 1 घंटे या 1.25 घंटे आपके ऊपर हो, तो वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। करेक्ट। दूसरा एक ये भी आता है कि जब हम एज डिफरेंट डिफरेंट एज पे होते हैं ना, तो हमको लगता है कि यार हाँ, एक तो ये कि मशीन की ज़रूरत है। जैसे जो जिम वाले बंदे होते हैं ना, उनको ये होता है कि अगर मेरे पास वेट है, जो वेट लिफ्टिंग या कुछ भी करते हैं, तो मैं कर लूँगा सारी वर्कआउट। कहते नहीं है कि 2 डंबल से वर्कआउट कर लेता हूँ तो पूरा फुल बॉडी वर्कआउट। ऐसे ही क्या पिलाटेस भी विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? मैट पिलाटीज बिल्कुल 100% बॉडी वेट के साथ मैट के ऊपर हो सकता है, हाँ। जिसमें आपको कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होता है क्योंकि आप हर कहीं अपने बॉडी वेट को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर Okay. आप 80 kgs के हैं और आप पुशअप कर रहे हैं या कोई भी तरह का वर्कआउट कर रहे हैं, सो यू आर लिफ्टिंग योर 80 kgs ऑफ वेट। पर वही आप कोई प्रॉप डाल दिया, एक हल्का डंबल डाल दिया, या हाँ। जितना भी आप ले सकते हैं, या फिर आपने कोई रेजिस्टेंस बैंड डाल दिया, तो वो रेजिस्टेंस बैंड में अगर सपोज 7 kgs वाला रेजिस्टेंस है, हाँ। या जो भी LBS, वो जितना भी, तो कम रेजिस्टेंस है, तो वो वहाँ से एक शुरुआत करनी एक इजी होती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि आप एकदम से एकदम से क्विट कर दोगे आप फिर। उतना वेट अपने बॉडी का कैसे उठाओगे ना, आप उतने Right. स्ट्रांग भी नहीं हो, आप इतने फ्लेक्सिबल भी नहीं हो, आप बहुत हैवी वेट हो, आप 120 kgs के हो, और मैं आपको पहले दिन बोलूँगी चलो पुशअप करो, हाँ, नहीं तो होगा। आपसे नहीं होगा वो। मैं आपको वही बोलूँगी चलो 2 kg के डंबल से चेस्ट प्रेस करो, सो Right. यू आर स्टिल वर्किंग योर चेस्ट मसल्स राइट। एंड यू आर एबल टू डू इट, सो आप ना गिव अप नहीं करोगे उसको। ट्रू। तो एक बेस्ट टिप क्या आपने देखा है अपने पूरे एक्सपीरियंस में, जो लोगों को हेल्प कराओ, एक ऐसी बेस्ट टिप जो लोगों को हेल्प कराओ वेट लॉस जर्नी में, यूजिंग पिलाटे, विदाउट पिलाटे? देखिए, वेट लॉस जब तक आप कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाएंगे, वेट हाँ। लॉस नहीं होगा। चाहे आप योगा करो, चाहे आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो आप, एक स्ट्रेंथनिंग होगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, बट वेट लॉस तो आपका कैलोरी डेफिसिट से ही आएगा। सो Okay. पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन पीपल से कि अरे मैंने तो क्रैश डाइटिंग करके, मैंने विदाउट एक्सरसाइज सिर्फ डाइट करके वेट लॉस किया, दे आर, वो सही बोल रहे हैं, किया होगा उन्होंने ऐसा, पर उस जर्नी में उन्होंने फैट के साथ साथ जो असेंशियल मसल्स भी होते हैं वो भी लूज किया होगा। तो Right. शायद वो जब वेट लॉस करके कहीं पार्टी में गए होंगे ना, बहुत खुश हो गए, हाँ। तो लोग पूछ रहे होंगे कि ओ आप क्या बीमार थे क्या, बड़े कमज़ोर लग रहे हैं आप, हाँ। या ये आपके जो स्किन पे जो एक ग्लो होता है वो चले जाते हैं, आपके बालों की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, Right. नाखून ख़राब हो जाते हैं, आपके दांत पीले पड़ जाते हैं। तो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी कि वेट लॉस डाइट से हो सकता है, पर अगर आपको अपने आप को बढ़ती एज के लिए प्रिपेयर करना है, आपको एजिंग से फाइट करनी है, आपको एंटी एजिंग पे काम करना है, हाँ। अगर रियल सेंस में, हाँ। तो पिलाटीज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो आपको करना ही होगा। दीज आर योर बेस्ट एंटी एजिंग टेक्निक्स। ट्रू। और कैलोरी डिफिसिट की बात करते हैं तो एक वो डाइट आ जाता है सबके दिमाग में वर्ड हाँ, ना, कि बिल्कुल डाइट की बात हो रही और है। जब डाइट हम बोलते हैं तो फिर एक डाइट के साथ एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म चलती है कि बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बंद हो गया क्या? बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट आपने कब पता लगाया कि ये डाइट मेरे लिए काम करती है? क्योंकि हर एक के लिए बॉडी टाइप अलग है, वो अलग है। तो जो आपने कैसे एक्सपेरिमेंट किया डाइट के अराउंड, क्या काटा, क्या जोड़ा, क्या प्रोटीन बढ़ाया, फिर प्रोटीन का ये कैसे पता चला कि इसमें प्रोटीन मिलता है पर इसमें कार्ब्स भी है, तो मैं कैसे कट करूँ? तो वो एक्सपेरिमेंटेशन, वो पूरी जर्नी क्या थी जब डाइट आप प्लान कर रहे थे अपने लिए, और जो लोगों के लिए कर रहे होगे तो वो तो फिर प्रॉपर एक साइंस देखिए, है। जहाँ मतलब अगर मैंने 2018 में एज अ फिटनेस ट्रेनर अपनी जर्नी फर्स्ट टाइम चालू की। सो मैंने एज अ जुम्बा इंस्ट्रक्टर चालू किया। तो क्या हुआ था कि मैं दिन में 1, 2 या 3 सेशन ले रही हूँ, तो मुझ में एनर्जी नहीं बचती थी कि मैं इतने सेशंस ले पाऊँ, क्योंकि जुम्बा बहुत एग्जॉस्टिंग है। राइट। एक सेशन करने के बाद ही लोग थक जाते हैं, और 2 या 3 सेशन लेना और उतनी एनर्जी हर सेशन में डालना, क्योंकि एक जुम्बा इंस्ट्रक्टर, बाकी क्लास में कोई बंदा हल्का हल्का भी चल रहा होगा, पर उनको पूरी एनर्जी डालनी पड़ती है। सो मुझे लगा कि माई एनर्जी इज़ नॉट इनफ टू कवर दोज क्लासेस। सो दैट्स व्हेन माई ब्रदर इंट्रोड्यूस मी टू क्वान्टिफाइड न्यूट्रिशन। आई एम अ बिग फैन, एंड
believer of quantified nutrition. So मैंने तब quantified nutrition के बारे में समझना चालू किया. मुझे ये पता चला कि प्रोटीन कितना इम्पॉर्टेंट है. सी आई एम अ मारवाड़ी, तो हम लोग फैट कार्ब यही खाने में बिलीव करते हैं. हमको प्रोटीन का पी भी नहीं पता होता है. सो तब मुझे वहाँ पे पता चला कि प्रोटीन इज़ सो इम्पॉर्टेंट. और जब मैंने क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट किया, मुझे पता चला कि शायद मैं 800 से 1000 कैलोरीज ही कंज्यूम कर रही थी, क्योंकि मैं अपने पोर्शन कंट्रोल करती थी. दैट वाज द ओनली वे आई न्यू हाउ टू मेंटेन माय वेट एट 60 kgs. सो जब मैंने क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन में अपना जो कैलोरी इनटेक है वो 1700 to 2000 कैलोरीज किया, and boom, I had so much energy to put into my Zumba class. That was a discovery, like eureka moment for me. So वहाँ से मैंने करना चालू किया. कभी गिव अप भी कर दिया, हर बार क्वांटिफाई करना डिफ़िकल्ट लगता था. बीच में कोरोना भी आया, जब बिल्कुल हाउस हेल्प नहीं था, तो खुद का फूड क्वांटिफाई करना, बाकी लोगों के लिए बनाना. तो ऐसा हुआ करते 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 अब तो आदत सी हो गई है. और क्वांटिफाई बोल रहे तो बेसिकली आपने मेजर करना शुरू किया. रॉ मटेरियल मेजर करना चालू किया कि अगर मुझे 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक दिन में कंज्यूम करना है तो कहाँ कहाँ से आएगा. ओके. कितना मैं प्रोटीन शेक से लूँगी, कितना मैं पनीर खा के लूँगी. और हर चीज़ से थोड़ा बहुत प्रोटीन तो मिलता ही है, जो भी हम गेहूँ और वीट, राइस, ब्रेड जो भी कंज्यूम करते हैं. तो वो एक मैं अभी जहाँ तक हूँ मैं क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन पे ही रहने का ट्राई करती हूँ. दो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रैवल. और सबसे इरिटेटिंग क्या लगता है आपको एज अ फिटनेस ट्रेनर? सबसे इरिटेटिंग क्वेश्चन क्या है जिससे आपका दिमाग खराब हो जाता है कि अरे यार ये मत पूछा करो, कितने दिन में वेट लॉस होगा? आप क्या बोलते ये सबसे इरिटेटिंग क्वेश्चन है. क्योंकि एक तो आप कितने ओवर वेट हो. अगर आप 100 kgs ओवर वेट हो तो 2-3 साल लग जाएंगे सही तरीके से वेट लॉस करने में. अगर आप कुछ 7-8 kg ओवर वेट हो तो 2-3 महीने भी काफ़ी हैं. सो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप कितने ओवर वेट हैं. सेकेंडली, आप अपने कोच में कितना बिलीव करने के लिए रेडी हैं. अगर आपका कोच आपको बोल रहा है कि आपको हफ्ते में 3 दिन वर्कआउट करना है, थोड़ा कार्डियो वॉक वगैरह करो, थोड़ा डाइट इस तरह से मेंटेन करो, पर आप वॉक पे भी नहीं जा रहे हो, आप डाइट भी नहीं मेंटेन कर रहे हो, तो कोच क्या करेगा? सो यू हैव टू बी कमिटेड टू योर कोच. अच्छा, अभी तीसरी चीज़ ये भी आती है कि कमिटमेंट लेवल डेवलप होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो डोंट बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ. आपका फर्स्ट 2-3 महीने का तो टारगेट होना चाहिए दैट आई विल स्टिक टू दिस वर्कआउट रिजीम फॉर सम टाइम, देन आई विल सी. क्योंकि जो एक मेंटल शिफ्ट होता है ना, वो होने में थोड़ा वक्त लगता है. अगर आप बहुत लंबे टाइम से 3-3.5 हज़ार कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, कहीं से भी उठा के कुछ भी खा रहे हैं, स्विगी पे ऑर्डर कर रहे हैं, सो वो सब चीज़ों को टेम डाउन करने के लिए, एक सिंक में लाने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा. इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट. तो अपने आप को एक वो वक्त भी देना ज़रूरी है. फिर आपको जब थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा तो यू विल बी सेल्फ मोटिवेटेड. और आपने भी देखा होगा कि शादियों से पहले लड़कियां आ जाती होंगी आपके पास. हाँ, वो तो है, पर मेरे पास शादियों से पहले वाले थोड़े कम लोग आते हैं, क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा लोगों को पता रहता है कि इस तरह का क्रैश डाइटिंग या फिर इंटेंस मतलब क्या बोलते हैं ना, एक्सट्रीम कुछ भी ये फॉलो करेगी नहीं, करने नहीं देगी. अच्छा, इसलिए हाँ, क्रैश डाइटिंग क्या होती है, मतलब आई डोंट सी एनी पॉइंट. और दूसरा ये भी कि आपके पास जैसे अलग अलग एज ग्रुप वाले बंदे भी आते होंगे, बहुत अलग अलग. तो उसमें फिर आप अपने आप को कैसे, अपनी स्ट्रेटेजी को कैसे मोल्ड डाउन करते हो कि अरे यार ये बंदा ऐसा दिमाग का लग रहा है, मतलब व्हाट यू असेस कि अच्छा मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ, क्योंकि ये मैं देख पा रही हूँ कि ये करने की कोशिश कर रहा है बट ऑलवेज कुछ ऐसा हर्डल हो जा रहा है, या फिर डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा, स्केड्यूल वॉक का स्केड्यूल मेंटेन नहीं कर पा रहा, या छुट्टी कर दे रहा है जिम में वर्कआउट में. तो आप फिर ऐसे कौन से हैक्स या ट्रिक्स अपनाते हो अपने माइंड, मतलब उनके अराउंड? हम एज अ पिलाटीज इंस्ट्रक्टर, जो हमारे जो बैलेंस्ड बॉडी, आई एम अ बैलेंस्ड बॉडी सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर फॉर मैट एंड रिफॉर्मर. तो हमें काफ़ी नॉलेज दिया जाता है कि हम कैसे वर्कआउट्स को मॉडिफाई करके सबके लिए सूटेबल बना सकते हैं. तो हमारा पहला काम ये होता है कि हमारे अगर स्टूडियो में कोई आ रहा है क्लाइंट, तो हम उससे पूछे कि आपका फिटनेस गोल क्या है.
तो वो हमें एक फिटनेस गोल बताएगा। वो अब वो कितना रियलिस्टिक है या कितना नहीं है वो भी हम थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा डिस्करेज नहीं, बट थोड़ा बहुत तो उनको सच्चाई का सामना करवाना ही True. पड़ेगा। तो वो करवाने के बाद हम अकॉर्डिंगली क्लासेस को कस्टमाइज करते हैं। हम्म अगर उनका एम है कि वेट लॉस करना है तो थोड़ा डाइट पे काम करना पड़ेगा। अगर मुझे लग रहा है कि लाइक आई एम नॉट अ डाइट एक्सपर्ट, मुझे एक बेसिक नॉलेज है कि हम डाइट को कैसे मैक्रोज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि उनको क्लिनिकल न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, जैसे कि उनको कोई हार्मोनल इश्यूज है, राइट डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर पेशेंट है, तो आई विल टेल देम टू गो टू एन एक्सपर्ट हम्म एंड नॉट रिलाई ऑन मी। एंड देन मैं उनको ग्रेजुअली आई विल ट्राई टू मोल्ड हिज लाइफ स्टाइल इन सच अ वे कि वो धीरे धीरे उनका फिटनेस गोल की तरफ वो नज़दीक आते जाएं। अ पर्सन हु इज़ नॉट स्लीपिंग वेल विल नॉट बी एबल टू लूज वेट। करेक्ट ओके, सो अगर मुझे लग रहा है कि उनका स्लीप इज़ नॉट ऑन पॉइंट, सो आई विल पुश देम और आई विल कीप टेलिंग देम दैट यू नो स्लीपिंग वेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरह से मैं उनके वर्कआउट को उनको मेंटली थोड़ा थोड़ा उनके उसके डायरेक्शन में लेकर जाती, उनके गोल्स के डायरेक्शन में लेकर जाती जाऊंगी। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बोला कि उनका काम होता है कंसिस्टेंट रहना, हमारा भी काम होता है कि हम किसी भी क्लाइंट पे गिव अप नहीं कर सकते हैं। सबकी अलग अलग जर्नी होती है। हाँ कोई बंदा जल्दी कर लेगा, कोई थोड़ा टाइम लगाएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी लाइफ में और दूसरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, प्रायोरिटीज़ हो। एक वर्किंग मदर है, उसके लिए और भी बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। एक ये वाली जो कोट होती है ना कि सबके पास 24 घंटे होते हैं, हाँ यू नो वाई दिस पर्सन कैन अचीव एंड दिस कैन नॉट। सो आई विल से सबके 24 घंटे बहुत अलग होते हैं। ट्रू तो सबके लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस हो सकते हैं। अब कोई एक लड़की है, वो हार्मोनल इशू से डील कर रही है, उसके लिए वेट लॉस करना चैलेंजिंग होगा। उसको मेडिकेशन के साथ, डाइट के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। सो इन सारी चीज़ों को समझते हुए वी हैव टू गो। सबसे पहले ना मिसकंसेप्शन पे आते हैं, क्योंकि जैसे एक मेरे को मिसकंसेप्शन था कि भैया पिलाटेस तो सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए है या फिर उनके लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा मेरे को शैटर होता हुआ दिख रहा है कि हाँ चलो उनके लिए नहीं है, बट हम वहाँ पर थोड़ा अपनी तरफ से झिझकते हैं क्योंकि इंस्ट्रक्टर लेना पड़ेगा, दूसरा बंदा, जैसे ही दूसरा बंदा इन्वॉल्व हो जाता है ना इंडिया में, तो हमको ये एक हेजिटेशन सा आ जाता है कि यार ये बंदा जज करेगा मुझे। तो नहीं, आप आई थिंक हाँ पीपल आर वेरी प्राइस सेंसिटिव इन हाँ इंडिया। प्राइस सेंसिटिव ऑल्सो। वो बोलेंगे कि हम तो 1,500 की योगा क्लास बाहर कर लेंगे, या फिर हमारे पार्क में तो फ्री योगा होता है। हाँ तो वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। पर मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, हाँ दे आर वर्किंग पीपल, प्रोफेशनल्स इनटू शेयर मार्केट, जिनको स्क्रीन के सामने बहुत बैठना पड़ता है। तो करेक्ट ऐसे बहुत ही रेगुलर पब्लिक आती है और वो पिलाटीज़ के इम्पोर्टेंस को समझती है। मेरे पास एक लेडी आती है, फॉर एग्जांपल, when she had come to me, she's 50-year-old, very beautiful lady. So when she had come to me, there was I think उनका फेस ना बहुत डल था। बहुत क्या बोलती हूँ, एक निराशा टाइप की थी उनके फेस पे। और वो मुझे बोली, शिल्पा अगर मैं दुपट्टा भी अपने गले पे अगर डालती हूँ तो मुझे शोल्डर एंड नेक पेन हो जाता है। मैं अगर हैवी नेकलेस ओके पहनती हूँ या बैग हैंग करती हूँ अपने कंधे पे तो मुझे पेन हो जाता है। तो मुझे ये बात बहुत स्ट्रेंज लगी। और वो 3 महीने हम लोग रेगुलरली वर्कआउट कर रहे थे। और उसके बाद वो मुझे आके बोलती, देखो मैं इलेक्शन में वोट कास्ट करके आई, मुझे लाइन में 2 घंटे खड़े रहना पड़ा और मेरे पैर नहीं दुख रहे थे। हाँ शी हैड बिकम दैट स्ट्रॉन्ग। और वो बोली कि मैं कहीं घूमने गई थी, वहाँ पे मैं पूरे दिन हैंड बैग लेके घूम रही थी 3 दिन। इट वॉज वेरी हेक्टिक बट नथिंग हैपन टू मी, ट्रू देयर वाज नो एक्स एंड पेन्स। और सडनली जब वो 1-2 महीने के बाद जैसे जैसे वो क्लास आती गई, मुझे उनका फेस इतना ब्राइट लगा। देयर वाज सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, हर मूवमेंट हैड इम्प्रूव्ड। शी न्यू कि मैं ऐसे स्क्वाट भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ, मुझे पेन भी नहीं है।
सो शी वॉज ग्लोइंग, मतलब मैं ही स्टार्टल हो जाती थी उनका ग्लो देखकर. शी इज़ ऑलरेडी अ वेरी प्रिटी वुमन. तो मैं उनका ग्लो देखकर फर्स्ट डे से और 1 to 2 months के बाद मुझे ही बहुत सरप्राइज हो रहा था. और आपने ऐसा कुछ बिजार मिसकंसेप्शन सुना है पिलाटेस के अराउंड, जो लोगों की एक्सपेक्टेशन हो, या आपने हाँ, क्या सुना है आपने? बहुत सारा, बहुत सारा. जैसे मुझे किसी ने कॉल करके पूछा कि अरे मशीन पिलाटीज तो बहुत टफ होता है, मैट पिलाटीज बहुत इजी होता है. तो जो हम मशीन पे अम, जो पिलाटीज करते हैं वो ऐसा कुछ नहीं होता है कि बहुत टफ होता है. आप धीरे धीरे टफ कर सकते हैं, बल्कि वो बहुत इजी होता है. आपको कोई भी तरह का एक्स एंड पेन्स क्योंकि है, वो इंजरी है. असिस्टिंग है। हाँ, करेक्ट. उसमें असिस्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों होते हैं. राइट। तो मैं कोई भी एक्सरसाइज को मॉडिफाई करके आपको करा सकती हूँ. ट्रू। मैट पे अगेन आप बहुत बॉडी वेट से करते हो तो बल्कि वो बहुत डिफिकल्ट होता है. Right. फिर लोग बोलते हैं पिलाटीज इज फॉर विमेन, पर मुझे लगता है मुंबई में एटलीस्ट लोग एजुकेटेड हैं, दे अंडरस्टैंड दैट इट इज़ फॉर Correct. बोथ द जेंडर्स. एंड Pilates is only core workout, just like yoga. No, it's much, much more than that. और अब आते हैं कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है, मतलब आप कैसे सुबह उठते हो, कि जल्दी उठते हो, लेट उठते हो, कब पिलाटेस को इंक्लूड करते हो, कब फेस योगा भी है आपकी लाइफ का एक पार्ट, कब फेस योगा आता है? और फिर जैसे आपने एक जगह टिप बताई थी कि अगर एनर्जेटिक दिखना है और एकदम इंस्टेंट एनर्जी लेनी है तो पुशअप्स कर लो आपने बताया था कि पुशअप्स कर लो, तो वो भी अच्छा लगा मुझे कि बंदे को अगर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं भी कभी वर्क करता, मतलब वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, लेकिन आपको अगर डर लग रहा है तो एक थोड़ा सा 10 मिनट जॉग करके आइए, आप हाँ, यू विल फील फ्रेश. बट व्हाट्स योर डेली रूटीन, कैसे आप अपना मॉर्निंग? So, my daily routine is pretty boring, and so I wake up at 4 o'clock. हाँ. Most of my days in the week, 1 or 2 day I take break on weekends or something like that. So 4:30 to 5:30 I finish my workout. हाँ. Then 5:30 to 6:30 I am preparing tiffin and meals for my daughters because they leave for school at 6:30. फिर मैं 6:30 के बाद 7 o'clock के बीच में मुझे कप ऑफ कॉफ़ी लेके बैठना थोड़ी देर पसंद है. बिल्कुल घर शांत हो जाता है. सो मैं थोड़ा कॉफ़ी लेके बैठती हूँ. देन आई प्रिपेयर फॉर माई क्लास विच स्टार्ट्स एट 7. देन 7 to 1 के बीच में मेरी क्लासेस चलती रहती हैं टिल माई डॉटर्स कम बैक. ओके. उसके बाद हम लोग लंच एंड रेस्टिंग वाला एक ही होता है. Then I spend time with my daughters, or I take 1 or 2 more pending sessions of the day, and then I try to retire pretty early. I try to go to bed by at least 10 o'clock at night. So that's pretty much my routine. मुझे once in a while अपनी daughters के साथ, अपनी family के साथ बाहर जाना पसंद है. So we go to some nearby mall. We have food outside. And yeah, we shop and we come back. So मेरा mostly routine मेरे either clients या मेरे family, मेरे बच्चों के कब मिलते, आसपास. कौन सा दिन खाली रहता है आपका? मुझे ना सैटरडे और संडे इवनिंग्स बहुत पसंद है. हाँ. मुझे उस दिन पता नहीं कुछ अपने आप ही कुछ लेजीनेस आ जाती है बॉडी में, कुछ होता नहीं और है. एक वो भी है ना कि हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि प्री डाइट, मतलब प्री वर्कआउट डाइट क्या होनी चाहिए, पोस्ट वर्कआउट डाइट क्या होनी चाहिए, तो आपने इसके अराउंड कुछ क्रैक किया है क्या? देखिए, ये अगर आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग वर्कआउट कर रहे हैं जैसे कि मैं करती हूँ, सो आई ईट 1 fruit. ओके. एनी 1 fruit. एक बनाना हो गया, एक ऑरेंज हो गया, एक एप्पल हो गया, कुछ ऐसा खा लेती हूँ. और थोड़ी ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ क्योंकि तब थोड़ी थोड़ी नींद आ रही होती है मुझे टू स्टे एक्टिव. अगर मैं दिन में कभी वर्कआउट करती हूँ या मेरे क्लाइंट्स करते हैं तो मैंने, जैसे आपने लंच किया 2 बजे, तो प्लीज़ 4 बजे तक का गैप रखिए. ओके. सो आपने लंच किया हुआ है ना, सो यू कैन वर्कआउट. तो तब ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं कि आप प्री वर्कआउट कुछ मील लेकर आए. नाउ दिस इज़ फॉर पिलाटीज. आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने जाएंगे तो मे बी यू नीड लिटिल बिट ऑफ कार्ब Correct. एंड ब्लैक कॉफ़ी शॉट. बट पिलाटीज के लिए यू कैन हैव अ गुड गैप between your meal and pilates of Right. an hour or 2, minimum 1 hour. ट्रू ट्रू. और हाँ, तो अब आते हैं जो मेंटल हेल्थ वाला एस्पेक्ट आता है कि हम लोग वर्कआउट करते करते, इवन आपने भी अपनी लाइफ में इतने सारे फेजेस देख लिए अपनी लाइफ के भी, और चैलेंजेस, अचीवमेंट्स, वो सब देखने के बाद व्हेन यू लुक बैक, और फिर आप देखते हो कि मेंटल लेवल पे क्या चीज़ थी जिसने आपको हेल्प किया पूरे इस जर्नी में,
क्योंकि हमें अप्स आते हैं तो हम ठीक है, हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हमें डाउन्स आते हैं तो जब हमें लगता है कि यार ये गलत हो गया इसकी वजह से, तो आपने एक ऐसे कौन सी अप्रोच फॉलो करी जिसकी वजह से आप कभी वो नहीं हुए, डिमोटिवेटेड नहीं हुए? व्हाट एक व्हाट वर्क्स विद यू? आई थिंक मैंने अपने आप को डीमोटिवेट नहीं होने दिया। अगर बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैंने कुछ नया फिर से ट्राई किया ओके। कि चलो ठीक है, ये नहीं हुआ तो ये ट्राई करके देखते हैं ये कैसा हो रहा है। फिर ये नहीं वर्क किया तो चलो ये ट्राई करके देखते हैं ये कैसा हो रहा है, मुझे कैसा फील हो रहा है। तो वो करते करते आई थिंक मैं एक ऐसे पॉइंट पे आई जब मुझे लगा कि हाँ, पिलाटीज एंड फेस योगा इज समथिंग विच आई कैन स्टिक टू ऑल माई लाइफ। आई करेक्ट। कैन डू टिल लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो जो बिजनेस फैमिली वाला स्ट्रीक है, मुझे लगता है कि कुछ तो थोड़ा बिजनेस किक भी इन कर छोटा रहा मोटा है, हाँ होना हाँ चाहिए हाँ। साथ में। बीइंग अ प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर इज ओके, बट क्या? यू नो आई शुड बी अ बिजनेस वूमन। क्योंकि हमको लगता है ना कि हम कुछ क्रिएट तो कर रहे हैं, मतलब हमें स्किल है पर हम कुछ क्रिएट करना चाहते हैं ताकि वो रहे, दैट विल स्टे, लेगेसी। यस, हमें माई लेगेसी। लेगेसी। मैं भी यही सोचती हूँ कि हाँ। अगर लाइक एटलीस्ट कुछ तो एग्जाम्पल सेट करो ताकि लोग आपको देख के इंस्पायर होए कि हाँ, ये यस। यहाँ से यहाँ पहुँचे और हैं तो हम भी कर इसी की सकते हैं। दौड़ है, इसी मतलब हर कोई बंदा, हम घर बनाते हैं, हम इतने सारे काम करते हैं, हमको घर बनाना भी इसीलिए पसंद है कि वो हमारे बच्चों के काम आएगा, वो लेगेसी बनेगा एक। तो जी बिल्कुल। दैट्स रियली अप्रिशिएट। बट कोई ऐसा मेंटल लेवल पे आपको कुछ याद आता है कि मैंने एक होता है ना हमारे माइंड सेट शिफ्ट होता है पूरी तरह से, तो आपका कब हुआ था माइंड सेट शिफ्ट के? जब मे बी जब आपका पहली डॉटर बर्थ हुआ होगा तब, या फिर आपने कुछ अचीव किया होगा, तो कुछ ऐसा मोमेंट याद आता है व्हेन यू लुक बैक? देखिए, मेंटल लेवल पे तो आप हर दिन इवॉल्व होते हैं। हाँ। पर मैं शायद डरती बहुत थी क्योंकि हम्म। हम लोगों को बहुत डोमिनेट करके रखा जाता था इन द फैमिली किसी ना किसी तरीके से। सो जब मेरी शादी हुई, फिर मेरे दोनों बच्चे हुए, जब मेरी सेकंड बेबी बॉर्न हुई ना, आई वॉज लाइक, देखो मुझे सोसाइटी ने बोला था शादी कर लो, कर लिया, दो बच्चे मैंडेटरी है एक तरह से, वो कर लिए। आई सडनली फेल्ट कि मैंने सारे टिक्स हो चुके हैं जो जो मैंडेटरी होते हैं, नाउ इट्स माई लाइफ। एंड आफ्टर माई सेकेंड डॉटर वॉज बॉर्न आई फेल्ट वेरी स्ट्रॉन्ग। सो आई वॉज लाइक नाउ आई हैव टू लिव फॉर माई डॉटर्स एंड माई सेल्फ। तो वो एक बहुत बड़ा मेंटल शिफ्ट था जब वहाँ से स्टार्ट हुआ मेरी डॉटर्स होने के बाद, स्पेशली द सेकेंड वन, करेक्ट। कि अब मैं इनके लिए मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे खुद के लिए स्ट्रांग और बनना है। एक जैसे सबसे क्रेजीएस्ट क्या किया है आपने? जैसे मैंने कभी वो फोटो जो कप में लगाई है आपने, ऐसा मूछ बनाई थी अपने बालों से, तो ऐसा कुछ ऐसा बिल्कुल ही आउट ऑफ योर कैरेक्टर कर दिया हो कि मुझे एडवेंचर तो पसंद है, जैसे कि पैराग्लाइडिंग हो गया या हाँ। कुछ भी हो गया, वो सब मुझे पसंद है। मुझे जस्ट ऐसे डाउनवर्ड जंप करना, बंजी जंपिंग, मुझे वो थोड़ा सा हाँ। मुझे समझ में नहीं आता है। सो वी हैड गॉन टू दुबई ऑन अ हॉलीडे एंड वी हैड गॉन टू होटल एटलांटिस। ठीक है। वहाँ पे बहुत ऊंची स्लाइड है। व्हाट हाउ मच फीट इट इज आई डोंट नो, बट आई हैड टू क्लाइंब 6 to 7 floors टू गो देयर। इट्स कॉल्ड लीप ऑफ फेथ। सो मैं पूरे दिन, जैसे हम लोग मॉर्निंग में वहाँ पहुँचे थे, मैं पूरे दिन से उसको देख रही थी कि मैं इस पे जाऊँगी, मैं इस पे जाऊँगी। सो आई वाज क्रॉसिंग दैट एंड देन आई वाज जस्ट अबैंडनिंग द आइडिया कि उस पे नहीं कर जाना है, रहे। क्योंकि मुझे देख के डर लग रहा था। ट्रू। एंड माई एल्डर डॉटर शी वॉज लाइक, मॉम प्लीज़ गो, मॉम प्लीज़ गो। सो आई वॉज लाइक, अगर मैंने आज लीप ऑफ फेथ नहीं लिया तो मेरी डॉटर्स बहुत बार सोचेंगी लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, हाँ, यू सही नो। बात है। तो मैं उनके लिए गई, मैं बिल्कुल मेरे लिए नहीं गई थी। मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं थी। मैं जैसे जैसे एक एक फ्लोर ऊपर जा रही थी, वो आ ही नहीं रहा था, वो आ ही नहीं रहा था, हाँ। वो एंड पॉइंट आ ही नहीं रहा था। और उतने बार मेरी धड़कनें बिल्कुल तेज़ होती चली राइट जा रही राइट। थी। और लास्ट में जब मैं एंड में 7th या 8th फ्लोर, कौन से फ्लोर पहुंची थी, हाँ। मैं तो काउंट भी भूल गई थी। हाँ। तो मुझे इतनी ज़ोर ज़ोर से अपनी धड़कनें अपने कान में सुनाई दे रही थी। और आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द क्रेजीएस्ट थिंग। फिर मैं उस स्लाइड पे बैठी और मैंने जो भी वहाँ पे अटेंडेंट था, मैंने उसको बोला प्लीज़ मुझे पुश कर दो। हाँ। पर हाँ, इट्स मतलब हाइट ना ऐसा हमको रियलाइज कराती है कि हम कितने कितने वो हैं, मतलब कितने
छोटे हैं हम, मतलब ऊपर से देखते हैं ना हाइट से कि अरे यार राइट, इतने माइक्रोस्कोप जैसा लगता है, बट और हमको लगता है हम कितने इम्पोर्टेंट हाँ हैं। कितने इंपॉर्टेंट हाँ, कितने बड़े, पर हाइट कितने हमको बड़े एकदम हैं। रियलिटी चेक देती है कि हाँ। भाई तुम इतने छोटे से हो और इतनी छोटी छोटी गाड़ियां हैं और इसको इतना हम सीरियसली जोड़ के बैठे Oh रहते हैं yes, हमेशा। so this is another one thing which I use. हाँ जैसे कि आपने बोला ना कि so sometimes I'm so absorbed in my problems या हाँ कोई भी challenges हैं, फिर मुझे लगता है कि मैं कितनी छोटी हूँ, मेरे problems कितने छोटे हैं, and there's राइट some very powerful energy, करेक्ट and there are many other powerful people who have achieved so much in life. राइट So मैं जब उन सब चीज़ों को सोचती हूँ, मुझे मेरी एक रोल मॉडल है रानी लक्ष्मीबाई। ओके तो मैं उनके बारे में जब सोचती हूँ मुझे लगता है उन्होंने उस वक्त इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, करेक्ट हर्डल्स को क्रॉस किया था। तो हम लोग की प्रॉब्लम्स और हम लोग तो कुछ भी नहीं कुछ है। भी नहीं तो मैं जब उनके बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। सो दैट्स हाउ आई इंडीड डील विथ माई प्रॉब्लम्स, एंड माई मदर शी ऑल्सो कीप्स एनकरेजिंग मी। शी हैज़ बीन माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन। तो वो मुझे बोलती बस कुछ भी करो, नेगेटिव मत सोचो, राइट डोंट फॉल इनटू नेगेटिविटी। ट्रू एंड आई थिंक इट्स रियली मतलब मेरे लिए ये पूरा पॉडकास्ट, ये पूरी कन्वर्सेशन एक इम्पॉर्टेंट लेसन की तरह था कि मैंने ये सीखा जो पिलाटेस को लेकर हम लोग ये सोचते हैं ना कि ऐसा टैबू बना रखा है कि भाई ये सेलिब्रिटीज के लिए, हाँ एलीट। एलिट के लिए भी है। दूसरा हाँ। ये भी है कि जब तक हम उसको ट्राई नहीं करेंगे ना तब तक हमारा उसके बारे में कुछ भी एजम्पशन बनाना गलत ही है। और आप ये भी एक एडवाइस होती है कि है ना, आप ना कोई भी तरह का वर्कआउट करना चाहते हैं, ट्राई हाँ कीजिए, आपको क्या हाँ अच्छा लग रहा है। तो मैं भी हाँ, इस पूरे सेशन के बाद मेरे को ये है क्यूरियोसिटी कि मैं ट्राई करूंगा जरूर ज़रूर। अपनी लाइफ हाँ। में, और फिर उसके बाद में इसके बारे में एजम्पशन बनाऊंगा। तो जो भी मेरी ऑडियंस है, अगर आपने ट्राई नहीं किया है और आपको हल्की सी भी क्यूरियोसिटी जगी हमारी कन्वर्सेशन से, गो मस्ट ट्राई। और अगर नहीं वर्कआउट, मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर आपके लिए काम नहीं करता फॉर नाउ, राइट नाउ, अगर आप जिस स्टेज पे हो आपको लगता है कि मे बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्कआउट इज गुड फॉर यू, आप जाओ। लेकिन बिफोर कंप्लेनिंग और बिफोर एज्यूमिंग अबाउट समथिंग, आप जरूर आप इसको ट्राई करो। और ऐसे योगा भी करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, बट फेस योगा भी करना चाहिए। बट अगर आप करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। बट आई हैड अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और आपको कैसा लगा आप बता दो। मुझे लगा कि मैं किसी दोस्त के साथ बैठ के कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ। हम लोग लाइफ के अलग अलग पार्ट्स को टच कर करके बातें True. कर रहे हैं, जैसे गप्पे हाँकते हैं। हाँ ऐसे तो ऐसे यही ही था। फॉर्मेट है, इसमें हम सीरियस बातें नहीं करते, बस गप्पे हाँकना ही था। गप्पे ही हाँक रहे बट थे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच।